तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेड डायनेस्टी के सीजन 4 के एपिसोड 4 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सियाओ फैन एक फॉर्मेशन की तलाश में फैन सियांग वैली आया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात जिन पिंगेर से होती है और इसी दौरान उसे फैन सियांग वैली का एक घिनौना प्लान भी पता चलता है, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सियाओ फैन और जिन पिंगेर को दिखाया जाता है, जो कि फैन सियांग वैली से निकलकर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के सामने खड़े थे और उनके सामने मौजूद बहुत बड़ी माउंटेन्स को देखकर दोनों खुद को हेवन एंड अर्थ के सामने बेहद छोटे महसूस कर रहे थे। तो वही हवा में कोई फूल या घास की खुशबू नहीं थी, बल्कि किसी अनजानी ब्लड जैसी स्मेल और दूर से आती रोर्स सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ बहने वाली हवा भी बाकी जगहों से ज्यादा बेकार लग रही थी। तो वही सियाओ फैन बाहर से हमेशा की तरह साइलेंट था, लेकिन फैन सियांग वैली में सुनी हुई बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। सबसे ज्यादा उसे ब्लड सैक्रिफिशियल सेरेमोनी ने परेशान किया था और इतने वर्षों में उसने काउंटलेस लोगों को मारा था और गोस्ट किंग सेक्ट में उसे सुई गोंगजी तक कहा जाता था। लेकिन फैन सियांग वैली में जो उसने सुना था उससे उसके अंदर एक अजीब रिवल्शन पैदा हो गई थी। तो वही जिन पिंगर की बात ने उसे एक ऐसी चीज रियलाइज कराई थी जिसे उसने पहले कभी सीरियसली नहीं सोचा था। और अगर इविल सेक्ट में गोस्ट किंग भी चाहे तो वो फैन सियांग वैली जैसा ही कुछ कर सकता था और हजारों लोगों का ब्लड लेकर किसी फेरोशियस डाइटी को ऑफर करना। आखिर ये किस तरह की दुनिया थी? क्या इस दुनिया के सभी लोग मैड हो चुके थे या फिर उस स्ट्रेंज यंग मैन की बात सही थी जिसने कभी कहा था कि आखिर इंसान भी सिर्फ एक तरह के जानवर ही हैं? जो सोचते हुए सियाओ फैन डीप ब्रेथ लेकर दूर माउंटेन्स को देखने लगता है। तो वही मिस्टर गोस्ट से गोस्ट किंग का मैसेज मिलने और ताउटी के बारे में जानने के बाद उसे अंदाजा हो चुका था कि वो मिस्टीरियस यंग मैन जिससे उसकी 2 बार मुलाकात हुई थी असल में वही बीस्ट गॉड था जिसने इस पूरी कैटास्ट्रोफी को जन्म दिया था। लेकिन एक सवाल अब भी उसे परेशान करता था कि अगर बीस्ट गॉड ने पूरी दुनिया में मैसेकर किया था तो उसने उसे 2 बार क्यों छोड़ दिया था? उनके बीच सिर्फ बातचीत हुई और फिर दोनों अपने रास्ते चले गए थे। लेकिन इसका जवाब सियाओ फैन आज तक नहीं समझ पाया था और उसी समय उसके चेस्ट के पास एक हल्की वार्मथ महसूस होती है और ये वार्मथ कई वर्षों से उसके साथ थी और अब तो वो इसे लगभग भूल ही चुका था। लेकिन फैन सियांग वैली में सुनी हुई बातों ने उसके अंदर फिर से कुछ जगह दिया था। उसके चेस्ट में रखा वो जेड पीस शायद इस सदर्न बॉर्डर ट्रिप की असली की थी। तो वही युन यलान और सांगगुआन की बातचीत से उसे पता चला था कि फैन सियांग वैली ने अपना 1000 फायर्स एसेंस खो दिया था, जिसकी वजह से कई 100 वर्षों से जमा वोल्केनो स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो गई थी और वो फॉर्मेशन को दोबारा एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर सियाओ फैन के पास इन्फर्नो मिरर था तो शायद वो उस मिस्टीरियस फॉर्मेशन का सीक्रेट खोज सकता था। तो वही 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के ऊपर फैली डार्क पॉइजनस मिस्ट अचानक तेजी से थिन होने लगती है, जो देखकर जिन पिंगेर मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है अब चलते हैं। जो सुनकर सियाओ फैन उसकी तरफ देखकर पूछता है कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के ऊपर पॉइजनस फॉग में होने वाला ये चेंज किसी ने तुम्हें नहीं बताया था, तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जिस पर जिन पिंगेर अपनी यूजुअल मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहती है कि ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी और अब तुम मेरा क्या कर सकते हो। जो सुनकर सियाओ फैन कुछ पल उसे देखता रहता है। तो वही डार्क होती रात में जिन पिंगेर की फिगर उसे पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है और शायद उसके साथ होने की वजह से उस अनजान डार्कनेस में सियाओ फैन को पहली बार ये महसूस होता है कि कम से कम उसे अकेले आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो ज्यादा कुछ कहे बिना मुड़ता है और कहता है कि चलो, और इतना कहकर सियाओ फैन आगे बढ़ जाता है और जिन पिंगेर उसकी बैग को देखते हुए हल्की स्माइल के साथ उसके पीछे चल पड़ती है और उसके शोल्डर पे बैठा लिटिल मंकी बीच बीच में अजीब सी आवाज निकालने लगता है। तो दूसरी तरफ सदर्न बॉर्डर से हजारों माइल्स दूर किन युन सेक्ट के टोंग तियान पीक पर क्रिस्टल जेड हॉल में एक बिल्कुल अलग सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि डीमन बीस्ट कैटास्ट्रोफी के बाद किन युन सेक्ट काफी हद तक अपने पुराने रूप में लौट आया था और क्रिस्टल जेड हॉल को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इसी समय किन युन सेक्ट के 6 ब्रांच लीडर्स एक सीरियस मैटर को लेकर यहाँ जमा हुए थे। खास बात ये थी कि उन्हें सेक्ट लीडर डाओ सुवान ने नहीं बुलाया था, बल्कि वे खुद यहाँ आए थे और हॉल में उनका स्वागत सियाओ येकाई कर रहा था, जिसका एक्सप्रेशन काफी ऑकवर्ड था। तो वही बिग बैम्बू वैली के तियान भुई ने 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार गुस्से में सियाओ येकाई से पूछता है कि सियाओ टीचर नेफ्यू, हम 6 लोग यहाँ 4 घंटे से बैठे हैं और सेक्ट लीडर डाओ सुवान अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? जो सुनकर सियाओ येकाई मुश्किल से स्माइल करते हुए कहता है कि तियान टीचर अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किन युन सेक्ट में आपका प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट कौन नहीं जानता, और टीचर भी आपको बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन तियान भुई उसकी बात पूरी होने से पहले ही सार्कास्टिकली कहता है कि तो सेक्ट लीडर डाओ सुवान मुझे इतना वैल्यू देते हैं कि 4 घंटे से मुझे यहाँ बैठाकर खुद दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जिस पर सियाओ येकाई बिटर स्माइल के साथ समझाता है कि सेक्ट लीडर डाओ सुवान 10 दिन पहले इल्यूजरी मून केव में सिक्लूजन में चले गए थे और उन्होंने उसे टोंग तियान पीक की सारी मैटर संभालने के लिए कहा था। लेकिन बाकी एल्डर्स को उसकी बात पर भरोसा नहीं था और स्मॉल बैम्बू वैली की सुई युई मास्टर भी कोल्ड वॉइस में पूछती है कि क्या ये सच है कि कुछ दिन पहले डाओ सुवान आधी रात को क्रिस्टल जेड हॉल की रूफटॉप पर खड़े होकर आसमान की तरफ चिल्ला रहे थे। जो सुनकर सियाओ येकाई तुरंत उस बात से इनकार करता है और कहता है कि टीचर वर्ल्ड के गुड फैक्शन लीडर हैं और ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर वो कभी नहीं कर सकते। लेकिन एल्डर्स एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि सियाओ येकाई शायद कुछ छिपा रहा है। लेकिन तभी रिटर्न ऑफ द विंड वैली के झेंग सुचांग शांत आवाज में कहता है कि वे सियाओ
सियाव येकाई को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। अगर वो उन्हें सिर्फ डाउसुवान तक पहुंचा दे तो वे खुद उनसे मिलकर देख लेंगे कि वो ठीक है या नहीं। जो सुनकर सियाव येकाई कुछ देर सोचता रहता है और आखिरकार जेंग सुचांग उसे याद दिलाता है कि किन युन सेक्ट के रूल्स के अनुसार सिक्लूजन के लिए क्रिस्टल जेड हॉल, फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल और इल्यूजरी मून केव ही मुख्य जगहें हैं। जो सुनकर सियाव येकाई का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है और वो धीरे से बताता है कि पिछले 1 साल में किन युन सेक्ट पर कई डिजास्टर्स आने की वजह से डाउसुआन खुद को ब्लेम करते रहते हैं और अक्सर फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में एंसेस्टर्स को इंसेंस ऑफर करने जाते हैं। जो सुनकर जेंग सुचांग तुरंत पीछे की तरफ बढ़ता है और बाकी एल्डर्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो वही किहाओ और चुयू होंग जो सियाव येकाई की ही जनरेशन के थे, वे कुछ देर रुककर उसके पास आते हैं। तो वही किहाओ उसके शोल्डर पर हाथ रखकर सिंपैथी जताता है और सियाव येकाई सिर्फ साई करके अपना सिर हिला देता है। और कुछ ही देर बाद पूरा ग्रुप फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के सामने पहुंच जाता है और ये हॉल डेंस फॉरेस्ट के बीच अब भी पहले जैसा ही छिपा हुआ था और पिछले 10 वर्षों में किन युन सेक्ट पर आई दोनों बड़ी कैटास्ट्रोफीज ने भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और जैसे ही ग्रुप वहां पहुंचता है तो किहाओ अचानक रुक जाता है क्योंकि हॉल के बाहर एक यंग मैन शांत खड़ा दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिंग जिंग्यू था। तो वही किहाओ उसे देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम लिन जूनियर ब्रदर हो। जो सुनकर लिंग जिंग्यू मुड़ता है और किहाओ को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन पीछे खड़े सभी ब्रांच लीडर्स को देखकर वो तुरंत हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि सभी लोग यहाँ एक साथ क्यों आए हैं। तो वही किहाओ मुस्कुराकर कहता है कि इतने दिनों बाद दोनों ब्रदर्स की मुलाकात हो रही है। फिर वो फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ देखते हुए पूछता है कि लिन जूनियर ब्रदर, सेक्ट लीडर अंकल क्या हॉल के अंदर है। जो सुनकर लिंग जिंग्यू की स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो ऑनेस्टली जवाब देता है कि हाँ, सेक्ट लीडर अंदर है। जो सुनकर पीछे खड़े एल्डर्स के बीच हलचल मच जाती है। तो वही जेंग सुचांग पूछता है कि सेक्ट लीडर डाउसुवान हॉल के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या वो सिक्लूजन में हैं? तो वही लिंग जिंग्यू कंफ्यूजन में पूछता है कि कैसी सिक्लूजन में। जो सुनकर किहाओ और बाकी एल्डर्स के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो वही किहाओ सावधानी से पूछता है कि लिन जूनियर ब्रदर, तुम हाल में टोंगतियान पीक पर थे। जिस पर लिंग जिंग्यू सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, लेकिन तभी किहाओ पूछता है कि क्या तुमने वहाँ कुछ स्ट्रेंज देखा या सुना है। जो सुनकर लिंग जिंग्यू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि वो इन दिनों लगभग हमेशा फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में सीनियर के लिए विजिल और मॉर्निंग कर रहा था, इसलिए बाहर क्या हो रहा है उसे ज्यादा पता नहीं है। और फिर वो उल्टा पूछता है कि सीनियर ब्रदर, क्या कुछ हुआ है। तो वही किहाओ तुरंत बिटर स्माइल के साथ कहता है कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो पूछता है कि लिंग जिंग्यू बाहर क्यों खड़ा है जबकि उसे हॉल के अंदर विजिल करनी चाहिए। तो वही लिंग जिंग्यू हॉल की तरफ देखकर कहता है कि सेक्ट लीडर ने मुझे बाहर खड़े रहने को कहा है और जब भी वो यहाँ आते हैं मुझे बाहर खड़ा कर देते हैं और खुद अकेले अंदर चले जाते हैं। जो सुनकर जेंग सुचांग और बाकी एल्डर्स के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो वही किहाओ तुरंत पूछता है कि तो सेक्ट लीडर अंकल अभी भी अंदर हैं। जिस पर लिंग जिंग्यू सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, वो अभी अंदर है। जो सुनकर सभी एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता और आखिरकार तियानभुई गुस्से में आगे आता है और हॉल के एंट्रेंस के सामने खड़े होकर जोर से आवाज लगाता है कि डाउसुआन सीनियर ब्रदर, मैं तियानभुई हूँ। तो वही शुई युई, तियानरी, जेंग सुचांग और बाकी ब्रांच लीडर्स भी मेरे साथ हैं और हम आपसे मिलने आए हैं, क्या आप अंदर हैं। तो वही उसकी आवाज पूरे फॉरेस्ट में गूंज जाती है और कुछ पल बाद डार्क हॉल के अंदर से एक कोल्ड आवाज आती है कि क्या है। लेकिन ये आवाज सुनकर सभी एल्डर्स शॉक में पड़ जाते हैं और वो आवाज डाउसुआन की ही थी, लेकिन उसमें ऐसी यिन कोल्डनेस और विशियसनेस थी जो उनके पुराने क्लियर और राइचस टोन से बिल्कुल अलग थी। जो सुनकर तियानभुई और बाकी लीडर्स को पहली बार सच में एहसास होता है कि शायद डाउसुआन के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। तो वही तियानभुई डीप ब्रेथ लेकर कहता है कि सीनियर ब्रदर, हमने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपसे मिलने आए हैं और हमें अंदर आने की अनुमति दीजिए। तो वही कुछ पल तक हॉल में साइलेंस रहता है और फिर डाउसुआन की आवाज आती है, लेकिन इस बार उसके शब्दों में एक चिलिंग स्नीयर था और वो कहता है कि मुझसे मिलने आए हो, क्या 6 ब्रांच लीडर्स को एक साथ आना जरूरी था। और मुझे लगता है तुम सभी मुझे सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने की तैयारी कर रहे हो और मेरी जगह पर नजर रखे हुए हो। जो सुनकर पूरा ग्रुप जैसे बिजली गिरने से शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि तियानभुई भी एक कदम पीछे हट जाता है। तो वही जेंग सुचांग तुरंत आगे बढ़कर कहता है कि सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम आपके जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं और हजारों सालों से हमारे मन में कभी ऐसी बात नहीं आई। हम सिर्फ आपकी हेल्थ को लेकर कंसर्न है और हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। लेकिन डाउसुआन की आवाज और ज्यादा कोल्ड हो जाती है और वो सीधे जेंग सुचांग का नाम लेकर कहता है कि जेंग सुचांग, 6 लीडर्स में सबसे ज्यादा स्कीमिंग तुम ही हो। जिस दिन तुम्हें लॉन्ग शो वैली के कांग सॉन्ग पर शक हो गया था तब भी तुम चुप रहे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पता नहीं था। जो सुनकर जेंग सुचांग का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और बाकी सभी एल्डर्स भी शॉक में उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वही सुई युई मास्टर कुछ देर तक उसे देखती रहती है और फिर पूछती है कि क्या ये सच है। जिस पर जेंग सुचांग बिटर स्माइल के साथ सिर हिलाता है और कहता है कि ये बात मैं कहां से शुरू करूं। लेकिन तभी हॉल के अंदर मौजूद डिम कैंडल्स अचानक तेज जल उठती हैं और डार्कनेस में कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई स्ट्रेंज क्रीचर जोर से हाउल कर रहा हो। और उसी समय डाउसुआन की आवाज आती है, लेकिन इस बार उसका निशाना जेंग सुचांग नहीं बल्कि सुई युई मास्टर होती है और वो कोल्ड और ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल टोन में कहता है कि सुई युई, तुम किस बात का दिखावा कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये अलूफ और राइचस चेहरा तुम्हें सच में निर्दोष
बेहोश बना देता है और फिर उसकी आवाज और ज्यादा स्ट्रेंज और होर्स हो जाती है और वो कहता है कि जब वॉन जिंगई को फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में रखकर पूरी जिंदगी ग्राउंड साफ करने के लिए मजबूर किया गया था और आखिरकार वो ईविल सेक्ट के हाथों मर गया था, तो इसकी शुरुआत तुम्हारी वजह से हुई थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। जो सुनकर सुई यूई मास्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और बाकी सभी लोग भी शॉक में उसे देखने लगते हैं। लेकिन इन कुछ वर्ड्स का सबसे बड़ा असर सुई यूई पर होता है और उसकी बॉडी कांपने लगती है और उसकी आंखों में अचानक ऐसी बर्निंग लाइट दिखाई देती है जो पहले कभी नहीं दिखी थी और वो खुद को रोक नहीं पाती और हॉल की तरफ बढ़ते हुए कांपती आवाज में पूछती है कि तुमने क्या कहा? क्या तुम ये कह रहे हो कि वन सीनियर ब्रदर वो अभी भी जिंदा है? जो सुनकर पूरा ग्रुप एकदम अलर्ट हो जाता है और सभी लोग हॉल के अंदर से जवाब पाने के लिए सवाल करने लगते हैं। लेकिन डार्कनेस के अंदर डाउ सुआन हंसने लगता है। तो दूसरी तरफ सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में एंटर करते ही सियाओ फैन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी बिल्कुल प्रिमिटिव विल्डरनेस में आ गया हो। लेकिन ईविल सेक्ट जिस विल्डरनेस की बात करता है वो डिवाइन लैंड के एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ बैरन डेजर्ट था, जबकि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स उसके बिल्कुल उलट था। यहाँ हर तरफ डेंस फॉरेस्ट, घनी वेजिटेशन और अनगिनत पॉइजनस क्रीचर्स मौजूद थे और पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपे प्रेडेटर्स की आंखें ऐसा एहसास कराती थीं जैसे वो किसी भी समय अटैक करने का इंतजार कर रहे हों। तो वही सियाओ फैन और जिन पिंगेर जैसे लोगों के लिए ये पॉइजनस क्रीचर्स ज्यादा बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट लगातार परेशानी पैदा कर रहा था और फॉरेस्ट के ऊपर स्ट्रेंज डार्क मायाज्मा फॉग फैली रहती थी और उन्हें हर समय रेस्ट की जरूरत भी पड़ती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद लिटिल मंकी भी इस लगातार परेशानी से रेस्टलेस होने लगता है और 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का वेदर भी सेंट्रल प्लेन्स से बिल्कुल अलग था। यहाँ बारिश और स्टॉर्म्स का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। कभी आसमान बिल्कुल साफ होता और अगले ही पल अचानक हैवी रेन शुरू हो जाती, तो कभी लाइटनिंग और थंडर से पूरा एरिया कांपता और अगले ही मोमेंट कई माइल्स तक आसमान साफ हो जाता और बारिश कितनी देर चलेगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन इसी तरह एक दिन सियाओ फैन और जिन पिंगेर डेंस फॉरेस्ट के अंदर बारिश में आगे बढ़ रहे थे और दोनों ने उड़कर जाने के बजाय जमीन से चलना इसलिए चुना था क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर अब भी डार्क मैज़मा फैला हुआ था, जबकि ग्राउंड के पास हवा कंपैरेटिवली नॉर्मल थी और दोनों ईविल सेक्ट में लंबे समय से कल्टीवेट कर चुके थे और इस खतरे को समझते थे। इसलिए उन्होंने स्पीड के बजाय कॉशन को चुना था और डेंस ट्रीज और ब्रांचेस इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि बारिश की बूंदें सीधे जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और लीव्स से टकराकर धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। लेकिन सियाओ फैन आगे चल रहा था और उसके कंधे पर लिटिल मंकी भीगा हुआ सिकुड़कर बैठा था, लेकिन जिन पिंगेर उसके पीछे चल रही थी और उसकी स्लाइटली मेसी हेयर और कोल्ड एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसका मूड अच्छा नहीं है। और ये वही ब्लैक फॉरेस्ट था जहाँ जिन पिंगेर पिछली बार आई थी और उसे अच्छी तरह याद था कि फॉरेस्ट पार करने के बाद कुछ हिल्स क्रॉस करते ही सबड्यू डेविल केव पहुंचा जा सकता है। तो वही सियाओ फैन एक बहुत मजबूत वाइन ब्रांच को आसानी से तोड़ देता है, जिसे देखकर जिन पिंगेर कुछ देर उसे चुपचाप देखती रहती है। लेकिन तभी सियाओ फैन एक क्लिफ के किनारे पहुंचकर रुक जाता है और नीचे 5 कलर्स से चमकते क्लाउड्स का बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा था। लेकिन सियाओ फैन तुरंत समझ जाता है कि ये खूबसूरत क्लाउड्स असल में पॉइजनस मायाज्मा हो सकते हैं, जो सुनकर जिन पिंगेर भी उसकी बात से सहमत होती है। लेकिन सियाओ फैन पूछता है कि अब कितना रास्ता बाकी है, जिस पर जिन पिंगेर बताती है कि पिछली बार उसे ब्लैक फॉरेस्ट से बाहर निकलने में लगभग 2 घंटे लगे थे और उसके बाद 2 माउंटेन्स क्रॉस करने पर सबड्यू डेविल एंशिएंट केव पहुंचना था। लेकिन उसे एक बात अजीब लगती है क्योंकि पिछली बार यहाँ कई इविल बीस्ट्स मौजूद थे, जबकि इस बार पॉइजनस इंसेक्ट्स के अलावा उन्हें एक भी बीस्ट नहीं मिलता है। और सियाओ फैन शांत होकर कहता है कि शायद वो बीस्ट गॉड के साथ माउंटेन्स से बाहर निकलकर हंटिंग पर चले गए हैं। जो सुनकर जिन पिंगेर के एक्सप्रेशन में डिस्गस्ट आ जाता है क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में डीमन बीस्ट्स ने जो मैसेकर किया था उसकी याद अब भी उसके मन में थी। और सियाओ फैन उसे ज्यादा सोचने नहीं देता है और कहता है कि चलो, और दोनों वापस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक जिन पिंगेर क्लिफ की तरफ मुड़कर कुछ देर नीचे देखने लगती है और सियाओ फैन आगे निकल जाता है। और जब उसे पता चलता है कि जिन पिंगेर पीछे रह गई है तो वो उसे आवाज लगाता है, जो सुनकर जिन पिंगेर प्लेफुल अंदाज में मुस्कुराती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरी याद आने लगी है, जिस पर सियाओ फैन उसे एक कोल्ड ग्लांस देता है और बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। तो वही जिन पिंगेर भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ती है। लेकिन फॉरेस्ट में प्रवेश करने से ठीक पहले वो अचानक अपना हाथ उठाती है और एक फ्लैश ऑफ लाइट दूर क्लिफ के एक हिडन गैप में जाकर एम्बेड हो जाता है और वो लाइट असल में किल द लिविंग नाइफ था। तो वही जिन पिंगेर बिना कुछ कहे उस नाइफ को वहीं छोड़ देती है और सियाओ फैन के पीछे चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में दोनों की फिगर्स डार्क फॉरेस्ट में गायब हो जाती हैं और एक बार फिर स्टॉर्म पूरे एरिया को घेर लेता है। लेकिन दूर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का आसमान भी ग्रे दिखाई देता है, जैसे कोई मिस्टीरियस गॉड या डीमन इस इनसिग्निफिकेंट मॉर्टल वर्ल्ड को डार्कनेस से देख रहा हो। लेकिन इसी बीच सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के बाहर भी सिचुएशन तेजी से बदल रही थी और
और गुड फैक्शन के डिसाइपल्स सदर्न बॉर्डर पहुंच रहे थे और उनकी संख्या बढ़ने के साथ यहाँ बचे डीमंस भी तेजी से कम होने लगे थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल प्लेन्स के कल्टीवेटर्स का सदर्न बॉर्डर में एक साथ आना पहले कभी नहीं हुआ था और लोकल 5 ट्राइब्स के लोग इन आउटसाइडर्स को दूर से रिस्पेक्ट और कॉशन के साथ देखते थे। लेकिन गुड फैक्शन डिसाइपल्स के बीच खुद एक अजीब टेंशन थी और अलग अलग सेक्ट के लोग आमतौर पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे और कुछ सेक्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स की रूमर्स भी फैल रही थी, लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स की असली वजह कोई ओपनली नहीं बताता था। तो वही सदर्न बॉर्डर में लंबे समय से रहने वाली फैन सियांग वैली नेचुरली उन आउटसाइडर्स के लिए सबसे यूजफुल जगह बन गई थी जिन्हें लोकल ज्योग्राफी की जानकारी नहीं थी। इसलिए जहाँ पहले वैली शांत रहती थी, अब वहाँ हर दिन लोगों की भीड़ आने जाने लगी थी। और इसी दौरान एक दिन किन यून सेक्ट के 3 डिसाइपल्स फैन सियांग वैली पहुंचते हैं। रिटर्न ऑफ द विंड वैली का जेंग सुसु और स्मॉल बैम्बू वैली की वेन मिन और लू सुई की किन यून सेक्ट ने सदर्न बॉर्डर में कई यंग डिसाइपल्स भेजे थे, लेकिन सबसे पावरफुल डिसाइपल्स में से कई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से नहीं आ सके। तो वही किहाओ और सियाओ येकाई को किन यून में इंपॉर्टेंट ड्यूटीज संभालनी थी, जबकि लिंग जिंग्यू फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में एक किन यून सीनियर के लिए विजिल कर रहा था। इसलिए इस ग्रुप की लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंग सुसु और लू सुई पर थी। लेकिन जेंग सुसु के लिए सदर्न बॉर्डर जाना आसान था, लेकिन लू सुई की वजह से सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और सुई युई मास्टर पहले उसे भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंड बदलकर वेन मिन को भी उसके साथ भेज दिया था। तो वही वेन मिन के आने से जेंग सुसु को भी एक कंपेनियन मिल गया था, वरना लू सुई की आइस लाइक पर्सनालिटी के साथ पूरा दिन बिताते हुए उसकी ज्यादातर बातें खुद से ही होती और सदर्न बॉर्डर के रास्ते में जेंग सुसु और वेन मिन अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और जेंग सुसु इंसिस्ट करता है कि गुड फैक्शन सेक्ट होने के नाते उन्हें फैन सियांग वैली जाकर रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन लू सुई को इसकी जरूरत नहीं लगती थी क्योंकि वो पहले भी सदर्न बॉर्डर आ चुकी थी और उसे रास्तों की जानकारी थी। लेकिन जेंग सुसु और वेन मिन समझते थे कि लू सुई के मन में फैन सियांग वैली को लेकर अभी भी एक गांठ है और आखिरकार किन यून टोंग तियान पीक के क्रिस्टल जेड हॉल में लू सुई ने फैन सियांग वैली के लीडर यून येलान के फेवरेट डिसाइपल ली सुन के मैरिज प्रपोजल को पब्लिकली रिजेक्ट किया था, जिससे यून येलान और डाओ सुवान दोनों की काफी ह्यूमिलिएशन हुई थी। इसलिए लू सुई नेचुरली फैन सियांग वैली से दूर रहना चाहती थी, लेकिन काफी डिस्कशन के बाद वेन मिन उसे कन्विंस कर लेती है कि एल्डर्स के सामने फॉर्मल अपीयरेंस देना जरूरी है। इसलिए आखिरकार लू सुई भी अग्री कर देती है। लेकिन फैन सियांग वैली के एंट्रेंस पर पहुंचते ही तीनों को डिसाइपल्स पहचान लेते हैं, खासकर लू सुई को। किन यून सेक्ट की यंग जनरेशन में उसकी फेम और ब्यूटी पहले से ही बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए फैन सियांग डिसाइपल्स उन्हें देखते ही स्वागत के लिए आगे आते हैं और एक डिसाइपल मुस्कुराकर कहता है कि सीनियर सिस्टर लू का फैन सियांग वैली आना हमारे लिए ऑनर है और ये दोनों किन यून सेक्ट के सीनियर ब्रदर और सिस्टर होंगे। आइए अंदर चलिए। जो देखकर जेंग सुसु पीछे से वेन मिन को देखकर मजाक में टंग आउट करता है और जैसे कह रहा हो कि लू सुई की फेम इतनी ज्यादा है कि बाकी दोनों सिर्फ उसके कंपेनियंस बनकर रह गए हैं। हालांकि उसे इससे कोई परेशानी नहीं होती और वो रास्ते में फैन सियांग डिसाइपल्स के साथ हंसता मजाक करता हुआ जल्दी घुल मिल जाता है। और वेन मिन ये देखकर लू सुई से कहती है कि जूनियर सिस्टर देखो, जेंग जूनियर ब्रदर को अभी अभी इन लोगों से मिला है और पहले ही इतना क्लोज हो गया है। जो सुनकर लू सुई जेंग सुसु को देखती है, जो पहले ही एक फैन सियांग डिसाइपल के कंधे पर हाथ रखकर हंस रहा था, लेकिन वो बस हल्की सी स्माइल करती है और कुछ नहीं कहती। और थोड़ी देर बाद तीनों फैन सियांग वैली के माउंटेन रिवर हॉल पहुंचते हैं, जहां यून येलान पहले से उनके स्वागत के लिए मौजूद था और तीनों को देखते ही वो मुस्कुराता है क्योंकि किन यून सेक्ट के ये 3 हाई रैंकिंग डिसाइपल्स उसके लिए बाकी सेक्ट डिसाइपल्स से काफी अलग थे, जो देखकर जेंग सुसु, वेन मिन और लू सुई तुरंत आगे बढ़कर रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जेंग सुसु कहता है कि मास्टर यून को खुद हमें रिसीव करने की जरूरत नहीं थी, हमें ही आकर आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए था और आपका पर्सनली हमें रिसीव करना हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। तो वही यून येलान मुस्कुराकर कहता है कि ऐसी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मेरे और डाओ सुवान और तुम्हारे फादर जेंग सुचांग के बीच कई 100 साल पुरानी फ्रेंडशिप है और तुम मेरे लिए फैमिली जैसे हो, तो बताओ वो दोनों कैसे हैं? जिस पर जेंग सुसु रिस्पेक्टफुली जवाब देता है कि सेक्ट लीडर, टीचर अंकल और मेरे फादर दोनों ठीक हैं और उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा था कि सदर्न बॉर्डर आने के बाद मैं आपसे जरूर मिलूं। जो सुनकर यून येलान खुश होकर कहता है कि किन यून से लौटे हुए काफी समय हो गया है और मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आती है। इसके बाद उसकी नजर वेन मिन पर जाती है और फिर लू सुई पर टिक जाती है। तो वही लू सुई की नजर यून येलान से मिलती है और तभी उसे उसके पास खड़ा ली सुन दिखाई देता है। तो वही ली सुन के चेहरे पर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन और बिटर स्माइल थी। तो वही लू सुई कुछ नहीं कहती है और बस हल्का सा सिर झुका देती है और फिर यून येलान सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाता है और सभी को बैठने के लिए कहता है। तो वही बातचीत के दौरान वो वेन मिन से सुई युई मास्टर के बारे में कई बातें पूछता है, तो वही वेन मिन भी हर सवाल का जवाब देती है। इसके बाद यून येलान जेंग सुसु से बात करने लगता है और शुरू से अंत तक वो जानबूझकर लू सुई से कोई सवाल नहीं करता। तो वही लू सुई भी चुपचाप बैठकर इस सिचुएशन को एंजॉय करती है। लेकिन हॉल में मौजूद बाकी डिसाइपल्स, यहाँ तक कि ली सुन भी बार बार लू सुई की तरफ देखते रहते हैं और उसकी स्नो व्हाइट कपड़े और कोल्ड टेम्परामेंट जैसे पूरे हॉल का अटेंशन अपनी तरफ खींच रहे थे। और कुछ देर बाद यून येलान जेंग सुसु से मुस्कुराकर पूछता है कि उस दिन की बैटल के बाद डाओ सुवान ने बीस्ट गॉड को डिफीट करके कॉमन पीपल को बचाया और बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन जब मैं किन यून से निकला था तब उनकी इंजरी
अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, तो अब उनकी हेल्थ कैसी है? आखिर वो गुड फैक्शन के लीडर हैं और पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। जिस पर जेंग सुसु मुस्कुराकर जवाब देता है कि टीचर अंकल की कंसर्न के लिए धन्यवाद। सेक्ट लीडर टीचर अंकल अब ठीक है और अगर लोगों को कैटास्ट्रोफी से बचाया जा सके तो किन युन सेक्ट का थोड़ा सफरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनकर युन यिलान की स्माइल और ज्यादा काइंड हो जाती है और वो टी का कप उठाकर एक सिप लेता है और फिर अचानक जैसे उसे कोई बात याद आती है वैसे कैजुअली कहता है कि वैसे मैंने हाल ही में एक रूमर सुनी थी, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ। जिस पर जेंग सुसु मुस्कुराकर कहता है कि टीचर अंकल पूछिए, मुझे जो पता होगा मैं सब बता दूंगा। जिस पर युन यिलान कुछ पल उसे देखता है और फिर धीमी आवाज में कहता है कि मैंने सुना है कि किन युन की उस बड़ी बैटल में डाओ सुवान ने बीस्ट गॉड को डिफीट करने के बाद एक और फाइट हुई थी और कहा जा रहा है कि उस फाइट के बाद में किन युन का सुप्रीम ट्रेजर जूसियन एंशिएंट सोर्ड टूटकर डैमेज हो गई थी। तो क्या ये बात सच है? लेकिन ये सुनते ही माउंटेन रिवर हॉल में अचानक पूरी तरह साइलेंस छा जाता है और जेंग सुसु, वेन मिन और लू सुईकी एक साथ खड़े हो जाते हैं और तीनों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो वही हॉल में मौजूद फैन सियांग वैली के बाकी डिसाइपल्स और ली सुन भी शॉक में युन यिलान को देखने लगते हैं, लेकिन युन यिलान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता और वो बिल्कुल शांत होकर अपने टी कप से एक और सिप लेता है जैसे उसने कोई ऐसी बात पूछी ही ना हो। फिर वो तीनों किन युन डिसाइपल्स की तरफ देखकर हल्की स्माइल के साथ पूछता है कि तो बताओ क्या ये बात सच है? जिस पर माउंटेन रिवर हॉल में फिर से गहरा साइलेंस छा जाता है और तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में साफ हैरानी नजर आ रही थी। लेकिन लू सुईकी और वेन मिन की आंखों में हैरानी के साथ गहरी चिंता और कंफ्यूजन भी था, क्योंकि बिग बैम्बू वैली और स्मॉल बैम्बू वैली के सिर्फ कुछ डिसाइपल्स ही इस सीक्रेट के बारे में जानते थे और डाओ सुवान कई बार सख्त वार्निंग दे चुके थे कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आखिर ये सीक्रेट लीक कैसे हो गया था? तो दूसरी तरफ जेंग सुसु को जूसियान एंशिएंट सोर्ड के डैमेज होने की खबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि टीचर युन, आप हम जूनियर्स के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। जूसियान एंशिएंट सोर्ड तो किन युन सेक्ट का सबसे बड़ा ट्रेजर है और खुद सेक्ट लीडर उसकी रखवाली करते हैं, तो भला वो कैसे डैमेज हो सकती है? ये कहते हुए जेंग सुसु अपने दोनों साथियों की तरफ देखता है, लेकिन लू सुईकी और वेन मिन के चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी, जो देखकर उसकी स्माइल वहीं जम जाती है और हॉल में उसकी अकेली हंसी भी कुछ ही पल में शांत हो जाती है, जो देखकर युन यिलान मुस्कुराते हुए कहता है कि तो ये सिर्फ एक रूमर है। फिर तो अच्छा ही है, अगर जूसियान एंशिएंट सोर्ड सच में डैमेज हो गई होती तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता। जो सुनकर लू सुईकी अचानक आगे बढ़ती है और कोल्ड आवाज में पूछती है कि टीचर युन, ये बात सिर्फ एक रूमर है और इसे सच नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन आपने ये सीक्रेट रूमर आखिर कहां से सुनी? जो सुनकर युन यिलान कहता है कि असल में ये रूमर इन दिनों सदर्न बॉर्डर में काफी फैल रही है और मैंने कुछ डिसाइपल्स को इसके बारे में बात करते हुए सुन लिया था और मुझे खुद भी नहीं लगा था कि इसमें कोई सच्चाई होगी, लेकिन जब तुम लोग यहाँ आए हो तो मैंने सोचा कैजुअली पूछकर कंफर्म कर लूं कि ये सच में सिर्फ रूमर ही है या नहीं। जो सुनकर लू सुईकी और बाकी दोनों के चेहरे सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी बात किसी से कैजुअली नहीं पूछी जाती थी, खासकर युन यिलान जैसे हाई स्टेटस पर्सन द्वारा। साफ लग रहा था कि इस सवाल के पीछे कोई और प्लान जरूर है, जो देखकर जेंग सुसु तुरंत सिचुएशन संभालता है और लू सुईकी के सामने आकर कहता है कि टीचर युन, हमारे सीनियर टीचर्स ने हमें सदर्न बॉर्डर भेजा है और हमारा पर्पस उस डीमन बीस्ट को ढूंढना है, तो क्या आपके पास उसके बारे में कोई क्लू है? और अगर आप हमें कुछ जानकारी दे दें तो हमें बेवजह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर युन यिलान अपने पीछे खड़े ली सुन की तरफ देखता है, जो देखकर ली सुन आगे आता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर जेंग, मैं ली सुन हूँ और टीचर के ऑर्डर पर मैं सदर्न बॉर्डर में आप सभी का गाइड बनूंगा। लेकिन ली सुन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एक कॉर्नर से तिरस्कार भरी आवाज आती है, जो सुनकर उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। लेकिन तभी वेन मिन सिचुएशन संभालते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदरली, आपको ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है, हमसे पहले भी कुछ लोग सदर्न बॉर्डर आ चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ के रास्तों की थोड़ी बहुत जानकारी है। जो सुनकर ली सुन कहता है कि सीनियर सिस्टर, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने मिसिंग बीस्ट गॉड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल की है। लेकिन ये सुनते ही लू सुईकी, जेंग सुसु और वेन मिन एक्साइटेड हो जाते हैं और जेंग सुसु तुरंत पूछता है कि क्या ये सच है? जिस पर ली सुन सिर हिलाकर कहता है कि बिल्कुल, फैन शियांग वैली के सदर्न बॉर्डर में कई सौ वर्षों से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कनेक्शंस हैं, इसलिए आउटसाइडर्स की तुलना में हमें यहाँ की खबरें जल्दी मिलती हैं। ये कहते हुए उसकी नजर लू सुईकी पर जाती है, लेकिन लू सुईकी बिना रिएक्शन दिए दूसरी तरफ देखती है। तो वही जेंग सुसु पूछता है कि तो बीस्ट गॉड अभी कहाँ है? जिस पर ली सुन जवाब देता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की गहराई में भाग गया है और अपने केव की तरफ जा रहा है। जो सुनकर तीनों हैरान होकर कहते हैं कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स, जिस पर ली सुन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, ये दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक है और अगर आप लोग नहीं आते तो मैं कुछ जूनियर्स के साथ वहाँ जाने वाला था और मैं कई वर्षों से सदर्न बॉर्डर में रहा हूँ और 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के डेंजर्स को कुछ हद तक जानता हूँ और मेरे गाइड करने से आपको फायदा ही होगा। जो सुनकर जेंग सुसु कुछ सोचकर कहता है कि सीनियर ब्रदरली, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें आपस में डिस्कस करना
करना होगा। इसके बाद तीनों एक कॉर्नर में जाकर धीमी आवाज में बात करने लगते हैं। तो वही जेंग सुसु ज्यादातर बोलता है और वेन मिन बीच बीच में अपनी बात रखती है और लू सुई की कभी सिर हिलाकर अपनी सहमति या असहमति जताती है, जो देखकर ली सुन की नजर बार बार लू सुई की पर टिक जाती है। लेकिन तभी यून यिलान अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो देखकर ली सुन चौंक जाता है और कहता है कि मास्टर मैं थोड़ा खुद को भूल गया था। क्या बात है? जो सुनकर यून यिलान लू सुई की तरफ देखते हुए कहता है कि अपना टास्क मत भूलना। जो सुनकर ली सुन तुरंत कहता है कि डिसाइपल समझ गया। तो वही यून यिलान सिर हिलाकर कहता है इनका ध्यान रखना, मैं पहले जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जो देखकर ली सुन उसके पीछे देखता रहता है और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देती है। लेकिन तभी जेंग सुसु और दोनों गर्ल्स वापस आती हैं, जिसके बाद जेंग सुसु पूछता है कि सीनियर ब्रदर ली हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यून यिलान वहाँ नहीं है, जो देखकर वो पूछता है कि टीचर अंकल यून कहाँ गए। जो सुनकर ली सुन कहता है कि मास्टर को अचानक जरूरी काम आ गया था और उन्होंने देखा कि आप तीनों डिस्कशन में बिजी हैं, इसलिए वे पहले चले गए। जो सुनकर जेंग सुसु तुरंत कहता है कि आप ऐसा मत कहिए, गलती हमारी ही है। अगर हमसे कोई एटिकेट ब्रेक हुआ हो तो टीचर अंकल यून से कह दीजिएगा कि हम अभी जूनियर्स हैं और यहाँ के रूल्स नहीं जानते हैं और उम्मीद है कि वे बुरा नहीं मानेंगे। जो सुनकर लू सुईकी और वेन मिन थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है, लेकिन जेंग सुसु बिल्कुल सहज रहता है। तो वही ली सुन मुस्कुराकर पूछता है कि तो डिस्कशन का कंक्लूजन क्या रहा, जिस पर जेंग सुसु हाथ जोड़कर कहता है कि लगता है इस बार हमें सीनियर ब्रदर ली को ट्रबल देना ही पड़ेगा। जो सुनकर ली सुन खुश होकर कहता है कि आप बहुत फॉर्मल हो रहे हैं, हम सभी एक गुड फैक्शन फैमिली हैं, लेकिन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स बहुत डेंजरस जगह है, इसलिए पहले से प्रिपरेशंस करनी होंगी। तो आइए मैं आपको वहाँ की जरूरी बातें बताता हूँ। जो सुनकर जेंग सुसु दोनों गर्ल्स को बुलाता है और तीनों ली सुन की बातें सुनने लगते हैं। तो दूसरी तरफ 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की गहराई में सियाओ फैन और जिन पिंगर आखिरकार ब्लैक फॉरेस्ट से बाहर निकल आते हैं और फॉरेस्ट के बाहर वार्म सनलाइट पड़ रही होती है और कई दिनों तक पॉइजनस इंसेक्ट और लगातार बारिश के बीच रहने के बाद बाहर की हवा उन्हें काफी कंफर्टेबल लगती है। तो वही जिन पिंगर गहरी सांस लेकर रिलीफ महसूस करती है। तो वही सियाओ फैन भी हमेशा की तरह इंडिफरेंट नजर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का रिलीफ साफ दिखाई देता है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सियाओ फैन दूर फैले एंडलेस माउंटेन्स को देखने लगता है, जो देखकर जिन पिंगर उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुमने सोचा नहीं था कि ट्रेचरस सदर्न बॉर्डर इतना बड़ा होगा, है ना? लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब मैं भी हैरान रह गई थी। तो वही सियाओ फैन पूछता है कि तुमने जिस सबड्यू डेविल एंशिएंट केव का जिक्र किया था वो कितनी दूर है। जो सुनकर जिन पिंगर दूर एक अजीब ब्लैक माउंटेन पीक की तरफ इशारा करके कहती है कि वो ब्लैक माउंटेन देख रहे हो, उसे पार करते ही नीचे सबड्यू डेविल एंशिएंट केव है। तो वही सियाओ फैन माउंटेन को देखकर सिर हिलाता है और कहता है कि तो चलो। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिन पिंगर वहीं खड़ी रहती है। तो वही सियाओ फैन पीछे देखकर पूछता है कि क्या हुआ। जो सुनकर जिन पिंगर थोड़ी नाराजगी से कहती है कि तुम तो बहुत ग्रेट फिगर हो, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ी ये वीक वुमेन अब चल नहीं सकती। जो सुनकर सियाओ फैन कहता है कि पूरी दुनिया की विमेन को देखो, वीक कहलाने की क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी नहीं बनती है। जो सुनकर जिन पिंगर मुस्कुराती है और पास की चट्टान पर बैठ जाती है। तो वही सियाओ फैन को याद आता है कि दोनों ने पिछले कई दिनों से ठीक से रेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो भी उसके पास बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके शोल्डर पर बैठा लिटिल मंकी अचानक एनर्जेटिक होकर नीचे कूदता है और पास की झाड़ियों में गायब हो जाता है। जो देखकर जिन पिंगर पूछती है कि यहाँ हर तरफ डेंजर है, तो तुम्हें चिंता नहीं होती कि तुम्हारा मंकी अकेला घूम रहा है। जिस पर सियाओ फैन सिर हिलाकर कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, अगर हम दोनों के साथ भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तब भी वो खुद को संभाल लेगा। जो सुनकर जिन पिंगर हंसकर कहती है कि वो तो सिर्फ एक मंकी है। जिस पर सियाओ फैन हल्की स्माइल के साथ कहता है कि मेरी नजर में वो इस दुनिया के अनगिनत लोगों से कहीं बेहतर है। जो सुनकर जिन पिंगर उसकी आंखों और चेहरे को ध्यान से देखती है और उसे महसूस होता है कि सियाओ फैन ने अनजाने में अपने दिल की कोई बात रिवील कर दी है। तो वही थोड़ी देर बाद वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वही सियाओ फैन कहता है कि क्या। जिस पर जिन पिंगर मुस्कुराकर कहती है कि तुम अनकंफर्टेबल लग रहे हो, क्या इसलिए कि मेरे जैसी वुमन के सामने तुमने अपने दिल की बातें कह दी और अब एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो। जो सुनकर सियाओ फैन का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है, लेकिन जिन पिंगर आगे कहती है कि पिछले 10 सालों में, खासकर बियाओ के इंसिडेंट के बाद, तुमने इतने लंबे समय तक किसी वुमन के साथ अकेले ट्रैवल नहीं किया है और इतने दिनों की कांटेक्ट के बाद हमारे बीच की हॉस्टिलिटी भी कम हुई है और शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बातें बियाओ को लेट डाउन कर रही हैं। जो सुनकर सियाओ फैन कोल्ड नजरों से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो और तुमने बियाओ का नाम क्यों लिया। जिस पर जिन पिंगर बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि तुम डरते हो, है ना। जो सुनकर सियाओ फैन गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि मैं किस बात से डरता हूँ, अगर तुमने ऐसी नॉनसेंस बातें बंद नहीं की तो। लेकिन जिन पिंगर उसकी बात काटकर जोर से कहती है कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम बियाओ को भूल न जाओ। लेकिन ये सुनते ही सियाओ फैन पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, जैसे उसके सबसे कमजोर हिस्से पर सीधे अटैक हुआ हो। इसके बाद दोनों के बीच लंबी साइलेंस छा जाती है और साफ
आसमान, दूर फैले माउंटेन्स और हल्की ब्रीज के बीच दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। और काफी देर बाद जिन पिंगेर अपने बालों की एक लट कान के पीछे करती है और कहती है कि क्या तुम्हें सबकॉन्शियसली डर लगता है कि कहीं तुम उसे भूल ना जाओ थी। तुम खुद को लगातार सप्रेस करते हो और बार बार याद दिलाते हो कि तुम्हें किससे प्यार था और किसने सोचा था कि गोस्ट किंग सेक्ट का वो महान जनरल जिससे हर कोई डरता है वो अंदर से इतना हेल्पलेस होगा। जो सुनकर सियाओ फैन का एक्सप्रेशन बदलता रहता है, लेकिन फिर वो गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लेता है और अब उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। और वो जिन पिंगेर से कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे बारे में ऐसी बातें कहने वाली, और खुद अपने बारे में क्या सोचती हो। जो सुनकर जिन पिंगेर मुस्कुराकर कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ, इस समय बस तुम्हारे साथ चल रही एक वुमन हूँ। तो वही सियाओ फैन उसके सार्केज्म को इग्नोर करता है, लेकिन तभी झाड़ियों से लिटिल मंकी वापस आता है और उसके हाथों में कुछ ब्राइट रेड वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं। तो वही सियाओ फैन उसे उठाकर फ्रूट्स अपनी हथेली में लेता है और एक फ्रूट चखने के बाद कुछ जिन पिंगेर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि लिटिल मंकी में पॉइजन पहचानने की नेचुरल एबिलिटी है, इसलिए ये वाइल्ड फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। जो सुनकर जिन पिंगेर फ्रूट्स लेने के बजाय उसकी हथेली को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मेरे साथ फूड शेयर करने से तुम्हारे मन में कोई मिसगिविंग तो नहीं आएगी। जो सुनकर सियाओ फैन फ्राउन करता है और हाथ पीछे खींचने लगता है, लेकिन तभी जिन पिंगेर उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहती है कि मुझे चाहिए। जो देखकर सियाओ फैन अपनी हथेली खोल देता है। तो वही जिन पिंगेर एक एक करके फ्रूट्स उठाती है और उसकी उंगलियां सियाओ फैन की रफ स्किन को हल्के से टच करती है और फिर वो एक फ्रूट खाकर मुस्कुराती है और कहती है कि बहुत टेस्टी है। जो देखकर सियाओ फैन उसे चुपचाप देखता रहता है। तो वही जिन पिंगेर मजाक में कहती है कि क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ऐसे खड़े हो जैसे कोई फूल हो। लेकिन सियाओ फैन कुछ देर बाद अचानक कहता है कि पर्पल लाइट सोर्ड एक बहुत ईविल और विशियस वेपन है और तुमने इसे प्योर यिन रिटर्न टू पूल स्टेज तक मास्टर किया है और इसे अपनी बॉडी के एनर्जी वेसल्स के साथ मर्ज कर लिया है और ये कोई ऑर्डिनरी फीट नहीं है। लेकिन ये सुनते ही जिन पिंगेर के हाथ का वाइल्ड फ्रूट अचानक फट जाता है और उसका जूस जमीन पर गिरने से पहले ही आइस में बदल जाता है और उसकी स्माइल तुरंत गायब हो जाती है और उसकी आंखें डैगर्स की तरह सियाओ फैन पर टिक जाती हैं। लेकिन सियाओ फैन उसकी हॉस्टिलिटी की परवाह किए बिना कहता है कि तुम्हारी बॉडी प्योर यीन है और इसी वजह से तुम पर्पल लाइट सोर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कंपैटिबल हो, लेकिन कोल्ड यीन एनर्जी बहुत ज्यादा है और तुम सिर्फ यीन पे डिपेंड करके जबरदस्ती कल्टीवेशन कर रही हो, जिसकी वजह से ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी में घुसकर तुम्हारी मेरिडियंस को डैमेज कर चुकी है और इस वेपन की वजह से तुम बहुत पावरफुल हो। लेकिन अगर फ्यूचर में नेक्स्ट लेवल पे जाकर और स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हो तो ये बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर सियाओ फैन मुड़ जाता है और लिटिल मंकी को आवाज देता है। तो वही लिटिल मंकी तुरंत उसके शोल्डर पे चढ़ जाता है और दोनों उस स्ट्रेंज ब्लैक माउंटेन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो वही जिन पिंगेर वहीं खड़ी उनकी दूर जाती सिलुएट्स को देखती रहती है और फिर वो अपना राइट हैंड उठाकर अपनी पाम को गौर से देखती है और सनलाइट में उसकी व्हाइट स्लेंडर पाम चमक रही होती है, लेकिन स्किन के अंदर हल्की अननेचुरल ब्लू लाइट और टाइनी वेन्स जैसी लाइंस साफ नजर आती हैं। जो देखकर जिन पिंगेर का चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो बिना कुछ कहे सियाओ फैन के पीछे चल पड़ती है और जाते जाते फ्रोजन वाइल्ड फ्रूट्स को पैर से कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो वही सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के सामने उसी ब्लैक फॉरेस्ट के बाहर करीब 1 दर्जन लोग खड़े होते हैं और इनमें ज्यादातर फैन शियांग वैली के एलीट डिसाइपल्स होते हैं जिनकी लीडरशिप ली सुन कर रहा होता है, जबकि किन यून सेक्ट से लू सुइकी और जेंग सुसु भी उनके साथ होते हैं। लेकिन वेन मिन अब उनके साथ नहीं होती। कई डिसाइपल्स कई दिनों की यात्रा से काफी थके हुए दिखाई देते हैं क्योंकि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की इस खतरनाक गहराई तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था और सिर्फ ली सुन, लू सुइकी और जेंग सुसु जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स ही अभी भी नॉर्मल नजर आ रहे थे। लेकिन सामने फैले उस डार्क और मिस्टीरियस ब्लैक फॉरेस्ट को देखकर किसी के चेहरे पर भी राहत नहीं होती। तो वही फॉरेस्ट के ऊपर हाईली टॉक्सिक मयाजमा छाया हुआ था, इसलिए वहां से उड़कर जाना पॉसिबल नहीं था। तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट इतना बड़ा था कि उन्हें घूमकर जाने में भी बहुत समय लगता और ली सुन पहले ही साफ बता चुका था कि सदर्न बॉर्डर की लेजेंड्स के अनुसार बीस्ट गॉड की केव इसी ब्लैक फॉरेस्ट के पीछे मौजूद सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में था, यानी उनके पास इस फॉरेस्ट के अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो वही लू सुइकी के हाथ में तियान या सेलेस्टियल सोर्ड की हल्की ब्लू लाइट चमक रही होती है और उसकी स्नो व्हाइट फिगर उस डार्क फॉरेस्ट के सामने और भी अलग नजर आती है। तो वही वेन मिन के जाने के बाद वो फैन शियांग वैली के डिसाइपल से तो दूर रहती है, यहाँ तक कि अपने ही सेक्ट के जेंग सुसु से भी ज्यादा बात नहीं करती और पूरे रास्ते पॉइजनस इंसेक्ट और फेरोशियस बीस्ट सामने आते रहते हैं। लेकिन लू सुइकी या तो उन्हें इग्नोर करती थी या अपनी सोर्ड से वहीं खत्म कर देती थी और कोई नहीं जानता था कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। और ये बात ली सुन और जेंग सुसु दोनों के लिए भी मिस्ट्री बनी हुई थी। और आखिर ली सुन जेंग सुसु के पास जाकर धीमी आवाज में पूछता है कि जेंग सीनियर ब्रदर, क्या आप जानते हैं कि सीनियर सिस्टर लू पूरे दिन इतनी चुपचाप आखिर सोचती क्या रहती हैं? जो सुनकर जेंग सुसु ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ली, लगता है आपने गलत आदमी से पूछ लिया है। जो सुनकर ली सुन भी हेल्पलेस होकर हंसता है और कुछ देर बाद जब बाकी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तब लू सुइकी अकेली एक चट्टान पर खड़ी दूर के माउंटेन्स को देख रही होती है और पीछे खड़े कई लोगों की नजरें बार बार उसकी तरफ जा रही होती हैं। जो देखकर ली सुन सीरियस होकर जेंग सुसु से कहता है कि हमें जूनियर सिस्टर लू को भी बुलाकर आगे की सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए, जिस पर जेंग सुसु उसकी बात मानकर लू सुइकी के पास जाता है
और उसे बुलाकर वापस ले आता है। इसके बाद ली सुन बताता है कि जब हम इस ब्लैक फॉरेस्ट को पार कर लेंगे तो बीस्ट गॉड के लेयर के काफी करीब पहुंच जाएंगे और हमें, लेकिन तभी लू सुइकी उसे रोकते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर ली। जो सुनकर ली सुन चौंक जाता है क्योंकि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में आने के बाद ये पहली बार था जब लू सुइकी खुद उससे बात करती है और वो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर लू सुइकी उसकी तरफ देखकर कोल्ड आवाज में कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल है और मैं आपसे उसका जवाब चाहती हूँ। जिस पर ली सुन कहता है कि जूनियर सिस्टर लू पूछिए। जो सुनकर लू सुइकी बिना एक्सप्रेशन बदले कहती है कि फैनशियांग वैली से हमने हमेशा सुना था कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स बहुत डेंजरस जगह है और आप लोग भी यहाँ रेयरली आते हैं, लेकिन यहाँ आने के पूरे रास्ते में ऐसा लगा जैसे आप इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? और बीस्ट गॉड के ट्रैक्स इतने सीक्रेट हैं, उसका लेयर भी इतना हिडन है, तो फिर फैनशियांग वैली को उसके बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? जो सुनकर ली सुन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता है, जैसे वो इस सवाल के लिए पहले से तैयार हो, और वो मुस्कुराकर जवाब देता है कि जूनियर सिस्टर लू, जैसा मैंने पहले बताया था कि फैनशियांग वैली ने पहले 10,000 ग्रेट माउंटेन्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन डीमन बीस्ट्स की कैटास्ट्रोफी के बाद हमने इस जगह पर ध्यान देना शुरू किया था। और जहाँ तक बीस्ट गॉड के लेयर की बात है तो हमारे डिसाइपल्स ने डीमन बीस्ट्स का पीछा करते हुए उसे खोजा था और इस दौरान हमारे कई बेस्ट डिसाइपल्स ने अपनी जान तक गंवा दी थी। जो सुनकर लू सुइकी और जेंग सुसु एक साथ फ्राउन करते हैं और साफ था कि ली सुन की कहानी उन्हें पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन को देखकर वो सीधे उसे झूठा भी नहीं कह सकते थे। लेकिन तभी ली सुन मुस्कुराकर बात बदल देता है और पूछता है कि वैसे आपके सेक्ट की सीनियर सिस्टर वेन मिन अचानक यहाँ से वापस किन युन माउंटेन क्यों चली गई? जिस पर जेंग सुसु हल्की स्माइल के साथ कहता है कि हमने पहले ही बताया था कि एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए सीनियर सिस्टर वेन मिन को वापस जाना पड़ा। जो सुनकर लू सुइकी बस अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तो असल में वेन मिन के वापस जाने की वजह उन्हें माउंटेन रिवर हॉल में युन यिलान द्वारा झूसियान एंशिएंट स्वॉर्ड के बारे में पूछा गया सवाल था और जेंग सुसु ने उस समय इसे सिर्फ एक जोक समझा था, लेकिन लू सुइकी और वेन मिन ने इसे सीरियसनेस से लिया था और आखिर उन्होंने तय किया था कि वेन मिन तुरंत किन युन माउंटेन वापस जाकर एल्डर्स और टीचर अंकल्स को पूरी बात बताएगी, ताकि अगर कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो तो किन युन सेक्ट पहले से तैयार रहे, क्योंकि झूसियान एंशिएंट स्वॉर्ड का सीक्रेट किन युन सेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और फैनशियांग वैली का इस बार का स्ट्रेंज बिहेवियर भी चिंता पैदा कर रहा था। लेकिन बीस्ट गॉड को ढूंढना भी उतना ही जरूरी था, इसलिए लू सुइकी और जेंग सुसु ने अपनी जर्नी जारी रखने का फैसला किया था। तो उधर ली सुन और जेंग सुसु ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर जाने की तैयारी पर डिस्कशन करने लगते हैं और इस दौरान जेंग सुसु को ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वो ध्यान से सब कुछ सुनता रहता है। लेकिन लू सुइकी कुछ देर बाद फिर उठती है और अकेली जाकर होराइजन की तरफ देखने लगती है और दूर तक फैले माउंटेन्स के ऊपर ब्लू स्काई दिखाई दे रहा होता है और कोल्ड विंड लगातार उनके बीच से गुजर रही होती है और कोई नहीं जानता था कि इस ब्लैक फॉरेस्ट के आगे उनका क्या इंतजार कर रहा था। तो दूसरी तरफ किन युन माउंटेन के बिग बैम्बू वैली में सुबह की पहली लाइट फैल रही होती है और जब बाकी डिसाइपल्स अभी सो रहे होते हैं तो ऑब्जर्व्ड साइलेंस हॉल से त्यान भुई बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर आज अनयूजुअल सीरियसनेस होती है और उसकी भौहों पर बनी लाइंस देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके मन में कोई भारी डिसीजन चल रहा है। और उसके पीछे सुरु भी बाहर आती है और दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे या तो उन्होंने सुबह बहुत जल्दी उठने का फैसला किया था या फिर पूरी रात सो ही नहीं पाए थे। तो वही सुरु चिंता भरी नजरों से डिसाइपल्स डॉर्मेट्री की तरफ देखती है और जब सब शांत नजर आते हैं तो धीमी आवाज में कहती है कि भुई, मुझे अभी भी लगता है कि तुम जो करने जा रहे हो वो सही नहीं है, हमें एक बार फिर इस पर सोच लेना चाहिए। जो सुनकर त्यान भुई सीरियस होकर कहता है अब इस मैटर को और डिले नहीं किया जा सकता। फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल से वापस आने के बाद से डाउ सुवान सीनियर ब्रदर की कंडीशन लगातार खराब हो रही है और कल टोंग तियान पीक से खबर मिली थी कि उन्होंने एल्डर फैन और सियाव यिकाई तक पर अटैक कर दिया था। जो सुनकर सुरु चौंक कर पूछती है कि क्या सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर ने उन पर अटैक किया था, लेकिन क्यों? और अब सीनियर ब्रदर फैन और सियाव यिकाई कैसे हैं? क्या डाउ सुवान सीनियर ब्रदर को चोट लगी है? जिस पर त्यान भुई कहता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सीनियर ब्रदर फैन और सियाव यिकाई उन्हें समझाने गए थे और शुरुआत में डाउ सुवान सीनियर ब्रदर शांत थे, लेकिन पता नहीं बात कैसे बिगड़ी और उन्होंने एक पाम स्ट्राइक में सीनियर ब्रदर फैन को सीरियस रूप से घायल कर दिया और सियाव यिकाई समय रहते भागने में सफल हो गया था। जो सुनकर सुरु और ज्यादा परेशान हो जाती है तो वही त्यान भुई आगे कहता है कि सियाव यिकाई हमेशा से स्मार्ट रहा है और इतने वर्षों तक डाउ सुवान सीनियर ब्रदर के साथ रहने की वजह से वो उन्हें बाकी लोगों से बेहतर समझता है और शायद उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि सिचुएशन ठीक नहीं है और मौका मिलते ही वहां से निकल गया और अच्छा हुआ कि वो बच निकला, वरना सीनियर ब्रदर फैन को कौन बचाता। जो सुनकर सुरु कुछ देर चुप रहती है और फिर धीमी आवाज में पूछती है कि अगर वे इतने बदल चुके हैं तो तुम अभी भी उनसे मिलने जाने पर क्यों अड़े हुए हो? जो सुनकर त्यान भुई गहरी सांस लेकर कहता है कि दूसरे लोग मुझे नहीं समझते, लेकिन तुम तो समझती हो कि मुझे क्यों जाना है। जिस पर सुरु कहती है कि लेकिन सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर अब डीमंस के इन्फ्लुएंस में है और कोई नहीं
जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है, और उनकी स्ट्रेंथ भी हम दोनों से बहुत ज्यादा है। और अगर तुम वहां गए और उन्होंने, लेकिन इसी के साथ उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और वो अपनी सबसे बड़ी फियर को शब्दों में नहीं कह पाती, जो देखकर तियान भुई उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से कहता है कि हम इतने सालों से साथ हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए इतनी चिंता कर रही हो तो फिर अगर मुझे कुछ हो भी जाए। लेकिन ये सुनकर सुरु तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, जो सुनकर तियान भुई सिर हिलाता है और कहता है कि जू सियान एंशिएंट सोर्ड का सीक्रेट किन यून सेक्ट का हाईएस्ट क्लासिफाइड सीक्रेट है, और शुरुआत में सिर्फ सेक्ट लीडर को इसकी जानकारी थी। लेकिन वाइल्डलैंड्स बैटल के दौरान मैं, जेंग सुचांग और बाकी लोग वान जियानाई सीनियर ब्रदर के साथ 1000 माइल्स चांगसा की डिसाइसिव बैटल में गए थे, और वहीं एक्सीडेंटली हमें इस सीक्रेट का पता चला था। इसके बाद हमने फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में किन यून एंसेस्टर्स के सामने वाव लिया था कि जिंदगी भर इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताएंगे। जो सुनकर सुरु कहती है कि तुम ये सब फिर क्यों याद दिला रहे हो, मैं भी उस दिन वहां थी और मैंने भी वही वाव लिया था। जो सुनकर तियान भुई की आवाज और सीरियस हो जाती है, क्योंकि किन ये फाउंडर ने जो कमांडमेंट टैबलेट छोड़ी थी उसमें साफ लिखा था कि जू सियान एंशिएंट सोर्ड को कभी लाइटली यूज नहीं करना चाहिए। उस एंशिएंट सोर्ड की सोल बहुत ज्यादा विशस है, और अगर विल्डर का माइंड स्ट्रॉन्ग और फाउंडेशन स्टेबल न हो तो वो डेविल्स पाथ पर गिर सकता है। और अब डाओ सुवान सीनियर ब्रदर में जो साइंस दिखाई दे रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली वही नहीं है जिसकी वार्निंग हमारे एंसेस्टर्स ने दी थी? जो सुनकर सुरु अपना सिर झुका लेती है और काफी देर तक कुछ नहीं कहती। तो वही तियान भुई दूर ब्राइट होते स्काई की तरफ देखता है और मॉर्निंग फॉग के बीच टोंग तियान पीक की विशाल फिगर दिखाई दे रही होती है, और वो भारी आवाज में कहता है कि इन वर्षों में डाओ सुवान सीनियर ब्रदर ने किन यून सेक्ट को मजबूत बनाने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी है, और आज हमारा सेक्ट इतना पावरफुल है कि हम पूरे वर्ल्ड के गुड फैक्शन को लीड करते हैं। और कभी कभी मैं सोचता था कि अगर वान जियानाई सीनियर ब्रदर सेक्ट लीडर बनते तो शायद वो भी डाओ सुवान सीनियर ब्रदर जितना अच्छा काम नहीं कर पाते। जो सुनकर सुरु का दिल कांप जाता है और वो धीमी आवाज में कहती है कि भुई, लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाती। तो वही तियान भुई कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि इन वर्षों में मैं सीक्रेटली वन सीनियर ब्रदर की मेमोरियल टैबलेट को ऑफरिंग्स देता रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो डाओ सुवान सीनियर ब्रदर के लिए मेरे मन में एडमिरेशन बढ़ती गई थी और हमारे बीच बहसें होती थी। लेकिन जिस तरह उन्होंने किन यून सेक्ट को संभाला उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखती थी। यहाँ तक कि 10 साल पहले जब उन्होंने जू सियान एंशिएंट सोर्ड से सियाओ फैन पर अटैक किया था। लेकिन ये सुनकर सुरु अचानक उसे रोकते हुए कहती है कि भुई बस करो, और अभी के लिए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तो वही तियान भुई का चेहरा कांपने लगता है और वो दर्द भरी स्माइल के साथ कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो, और उस बैटल को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी सियाओ फैन को मिस करता हूँ। और वो डिसाइपल भले ही सबसे ज्यादा ट्रबलसम था, लेकिन फिर भी वो मेरा था। ये कहते हुए तियान भुई की आवाज भारी हो जाती है और फिर वो कहता है कि उस दिन के बाद मैं लंबे समय तक डाओ सुवान सीनियर ब्रदर से नाराज रहा था, और सियाओ फैन को मैंने पाला था, और दशकों से मैं उसके नेचर को जानता था। अगर उसने कोई गलती की थी तो उसे सुधारने का अधिकार मेरा था, लेकिन शायद मैं उसे वापस सही रास्ते पर ला सकता था। लेकिन उस एक स्ट्राइक ने सब कुछ खत्म कर दिया। बियाओ पहले मारी गई और उसके बाद सियाओ फैन ने रिबेलियन किया, और उसकी पूरी जिंदगी उस सोर्ड स्ट्राइक से बर्बाद हो गई। तो वही कुछ देर शांत रहने के बाद तियान भुई कहता है कि लेकिन कई साल बाद जब मैं इस मैटर के बारे में सोचता हूँ तो एक सवाल हमेशा आता है, अगर उस दिन मैं डाओ सुवान सीनियर ब्रदर की जगह होता तो क्या मैं भी वो सोर्ड स्ट्राइक करता? जो सुनकर सुरु कुछ नहीं कहती, बस उसका हाथ पकड़कर चुपचाप दबाती है। तो वही तियान भुई हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि अगर सच कहूँ तो शायद मैं भी आखिरकार वही स्ट्राइक करता। जो सुनकर सुरु अपना सिर झुका लेती है, क्योंकि वो पहले से ही इस जवाब को जानती थी। लेकिन काफी देर तक तियान भुई दूर टोंग तियान पीक को देखता रहता है, और फिर सुरु अचानक कहती है कि अगर तुम्हारा माइंड इतना डिसाइडेड है तो मुझे भी तुम्हारे साथ डाओ सुवान सीनियर ब्रदर से मिलने चलने दो। जो सुनकर तियान भुई सिर हिलाता है और कहता है कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, इतने लोगों के साथ बात करना मुश्किल होगा, और डाओ सुवान सीनियर ब्रदर आज जिस हालत में है वो भी इंसानों और किन यून सेक्ट की भलाई के लिए किए गए उनके फैसलों का रिजल्ट है। और अगर मुझे इस सीक्रेट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन अब मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता अभी भी बाकी है। बस उम्मीद है कि उनकी डीप कल्टीवेशन उन्हें इस विशियस करंट से बाहर निकलने में मदद कर सकेगी, वरना ये कहते कहते उसकी आवाज रुक जाती है। जो देखकर सुरु अचानक मुस्कुराती है और अपने चेहरे की सैडनेस छिपाते हुए प्यार से कहती है कि ठीक है, अब इतना काफी है। जो सुनकर तियान भुई और सुरु कुछ देर एक दूसरे को देखते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। और आखिर तियान भुई सिर्फ सिर हिलाता है और अपनी स्लीव्स झटकता है, और उसकी रेड सेलेस्टियल सोर्ड चमकने लगती है। और जैसे ही वो उड़ने वाला होता है तो सुरु पीछे से धीमी आवाज में पुकारती है कि भुई, और इस छोटे से शब्द में इतना प्यार और चिंता होती है कि तियान भुई रुककर पीछे देखता है, और सुरु की आंखों में आंसू और चेहरे पर उसे खोने का डर साफ दिखाई देता है। जो देखकर तियान भुई हल्की स्माइल देता है और हाथ हिलाता है,
लेकिन कुछ कहता नहीं और अगले ही पल वो रेड सेलेस्टियल सोर्ड पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है और उसकी स्कारलेट लाइट होराइजन को पार करती हुई क्लाउड्स में गायब होने लगती है। तो वही कुछ देर तक क्लाउड्स उसके रास्ते से हटते हैं, लेकिन फिर चारों तरफ से वापस आकर उसकी फिगर को पूरी तरह ढक लेते हैं और आखिर आसमान में सिर्फ बादल रह जाते हैं और नीचे सुरु अकेली खड़ी अपने पति को जाते हुए देखती रहती है। और वो काफी देर तक वहीं खड़ी रहती है जब तक उसके बालों पर ड्यू ड्रॉप्स जम नहीं जाते और फिर सुबह की सनलाइट उन बूंदों पर पड़ती है और वो चमकते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। हमें ब्लैक माउंटेन को दिखाया जाता है जिसकी चोटी पर कदम रखते ही हवा में एक तेज और घुटन भरी स्मेल फैल जाती है जिसमें सल्फर जैसी गंध साफ महसूस होती है। लेकिन सियाओ फैन और जिन पिंगेर दोनों काफी पावरफुल थे, इसलिए वे इसे सहन कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे माउंटेन के अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोल्ड यीन विंड भी तेज होती जाती है जिसकी वजह से दोनों की भौहें सिकुड़ जाती हैं और ये हवा इतनी बोन चिलिंग थी कि चेहरे से गुजरते ही दिल के अंदर तक सिहरन पैदा कर देती थी। और ऊपर से माउंटेन की गहराई से आती हल्की हिसिंग आवाज कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी, जो कभी रात में रोते मंकी जैसी लगती तो कभी किसी भयानक डीमन की हंसी जैसी। और लिटिल मंकी सियाओ फैन के कंधे पर बैठा आखिरी वाइल्ड फ्रूट खाकर उसका बीज दूर फेंक देता है और अपनी तीनों आंखों से चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन आसपास के इस अजीब माहौल का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन तभी जिन पिंगेर अचानक रुककर कहती है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जो सुनकर सियाओ फैन भी रुकता है और पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर जिन पिंगेर कुछ पल सोचती है और कहती है कि जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब न ऐसी वेल्स थी और न हाउल्स और न ही इतनी यीन विंड। ये सब मुझे सबड्यू डेविल एंशिएंट केव के पास जाकर महसूस हुआ था और इतने कम समय में ये जगह नेदर वर्ल्ड जैसी कैसे हो गई। जो सुनकर सियाओ फैन दूर देखते हुए शांत आवाज में कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि अब ये बीस्ट गॉड की लेयर है और यहाँ ईविल ऑरा बहुत ज्यादा है। और क्या तुम जब पहली बार आई थी तब वहाँ अभी अभी रेजरेक्ट हुआ था, इसलिए ऐसी ऑरा होना स्वाभाविक नहीं था। जो सुनकर जिन पिंगेर भी सोचने लगती है कि शायद यही वजह हो सकती है। और आखिर किन युन हिल पर बीस्ट गॉड और जूसियान एंशिएंट सोर्ड की बैटल में वो बुरी तरह घायल हुआ था और फिर भी इतनी पावर के साथ वो वहां से सरवाइव कर गया था। और इसी बात को सोचते हुए जिन पिंगेर अचानक पूछती है कि अगर हमें सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में सच में बीस्ट गॉड मिल गया तो भले ही वो इंजर्ड है लेकिन क्या सिर्फ हम दोनों उसे हैंडल कर पाएंगे। जो सुनकर सियाओ फैन सिर हिलाकर कहता है कि यह मुझे कैसे पता होगा। जो सुनकर जिन पिंगेर हंसती है और कहती है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हें खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद वो उसे याद दिलाती है कि मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन में बियाओ अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और अगर तुम यहाँ मर गए तो क्या तुम उसे निराश नहीं करोगे। जो सुनकर सियाओ फैन हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके पिता ने मुझे ये काम करने का ऑर्डर दिया था और मैं बियाओ का बहुत कुछ ओवे करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। लेकिन तुम अगर यहाँ मर गई तो शायद तुम्हारी मौत का कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। जो सुनकर जिन पिंगेर पीछे से कोकेटिशली हंसती है और कहती है कि तुम कितने फॉर्मल हो, जब हम दोनों साथ मरेंगे तो बीस्ट गॉड की लेयर हो या कैटल पेन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनकर सियाओ फैन हंसने लगता है और उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, वो बस आगे बढ़ता रहता है। जबकि उसके कंधे पर बैठा लिटिल मंकी पीछे मुड़कर जिन पिंगेर को देखकर पहली बार एक अजीब सी ग्रिन देता है, जो देखकर जिन पिंगेर भी खुश हो जाती है और मंकी को छेड़ने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी लिटिल मंकी अचानक अपना मुंह खोलकर एक काला सा बीज उसकी तरफ बेहद तेज स्पीड से फेंक देता है, जो देखकर जिन पिंगेर तुरंत साइड में घूम जाती है और वो चीज उसके पास से निकलकर जमीन में जा धंसती है। जो देखकर जिन पिंगेर समझ जाती है कि वो वाइल्ड फ्रूट का पिट था और एक मंकी से इस तरह ट्रिक होने पर उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। लेकिन जब वो लिटिल मंकी को देखती है तो वो सियाओ फैन के कंधे पर आराम से बैठा था और तीनों आंखें आसमान की तरफ थीं और उसके चेहरे पर ऐसा घमंड था जैसे वो साफ कह रहा हो कि हाँ, मैंने तुम्हें परेशान किया है और मुझे कोई डर नहीं। जो देखकर जिन पिंगेर और भड़क जाती है और सियाओ फैन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा ये मंकी बहुत बदतमीज है, क्या तुम्हें पता है कि ये लोगों पे फ्रूट पिट्स फेंक रहा है। जो सुनकर सियाओ फैन हैरानी से लिटिल मंकी की तरफ इशारा करके पूछता है कि तुम इसे डांट रही हो। तो वही जिन पिंगेर के यहाँ कहते ही लिटिल मंकी तुरंत गुस्से में सियाओ फैन के कंधे से उछलता है और अपनी तीनों आंखें फैलाकर लड़ने का इशारा करने लगता है। जो देखकर जिन पिंगेर भी हैरान रह जाती है और पीछे हट जाती है। फिर वो सियाओ फैन से कहती है कि हाँ, मैं इसी को डांट रही हूँ, ये बहुत वाइल है और इसे पालते हो तो मैनर्स भी सिखाओ। जो सुनकर सियाओ फैन अचानक लिटिल मंकी की तरफ देखकर सीरियस आवाज में कहता है कि तुम। जो सुनकर लिटिल मंकी भी डरकर रुक जाता है। इसके बाद सियाओ फैन उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ज्यादा बुक्स पढ़ो, नॉलेज से रीजन आता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जो बुक तुम्हें सिखाई थी उसे क्यों नहीं सीखा, इसलिए अब तुम वापस जाकर उसकी 300 कॉपीज बनाकर लाओ। जो सुनकर लिटिल मंकी अपनी तीनों आंखें फैलाकर सिर खुजलाने लगता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। तो वहीं जिन पिंगेर भी हैरान रह जाती है और ताना मारते हुए कहती है कि क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे हो, ये मंकी कितना भी इंसानों जैसा हो जाए पढ़ना लिखना कैसे सीख सकता है। जो सुनकर सियाओ फैन उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता
है कि ओ ऐसा है, और फिर वो सीरियसनेस से कहता है कि अगर तुम भी यही कहती हो तो फिर मैनर्स न होने में इस मंकी की क्या गलती। हेवन ने सभी लिविंग थिंग्स को बनाया है तो मंकी पढ़ना क्यों नहीं सीख सकता। इतना कहकर वो बिना किसी इमोशन के आगे बढ़ जाता है, जो देखकर जिन पिंगर गुस्से से और पीली पड़ जाती है। तो वहीं लिटिल मंकी जमीन पर गिरते ही जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन कभी अपना पेट पकड़ता है तो कभी जमीन पर हाथ मारता है। और जैसे ही जिन पिंगर उसे डांटने के लिए आगे बढ़ती है तो लिटिल मंकी अचानक उसके पास आकर जी जी करता है और उसके सामने मजाकिया फेस बनाता है, और फिर तेजी से वापस सियाओ फैन के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो फिर पीछे मुड़कर जिन पिंगर को देखकर स्मग एक्सप्रेशन देता है, जो देखकर जिन पिंगर गुस्से से कांपने लगती है और उसके हाथ से स्ट्रेंज पर्पल लाइट निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उठता है तो उसकी नजर सियाओ फैन के हाथ से निकलती फेंट ग्रीन लाइट पर पड़ती है, जो देखकर जिन पिंगर की प्यूपिल सिकुड़ जाती है और कुछ देर बाद वो अपना हाथ नीचे कर देती है और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। तो वहीं सियाओ फैन के हाथ की ग्रीन फ्लेयर भी धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो लिटिल मंकी के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो वही जिन पिंगर बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर उसका गुस्सा अभी भी बाकी था और एक मंकी ने आज उसे जिस तरह परेशान किया था, यह बात उसके लिए बेहद एम्बैरेसिंग थी। लेकिन तभी वो अचानक रुकती है और पीछे लौटकर उसी जगह पहुंचती है जहां लिटिल मंकी ने पिट फेंका था, जहां उसे दिखाई देता है कि फ्रूट पिट लगभग पूरा पत्थर के अंदर धंसा हुआ है, जो देखकर जिन पिंगर की भौहें सिकुड़ जाती है, क्योंकि इस जगह की जमीन बाकी 10,000 ग्रेट माउंटेन्स जैसी सॉफ्ट नहीं बल्कि सॉलिड रॉक थी, जो देखकर वो समझ जाती है कि लिटिल मंकी की स्पिट फोर्स कितनी पावरफुल थी। जिसके बाद वो धीरे से उठती है और सियाओ फैन के गायब होते रास्ते की तरफ देखती हुई बुदबुदाती है कि एक मंकी में भी इतनी स्किल्स हैं और इसकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है, आखिर ये आदमी है कौन। लेकिन इसी बीच ब्लैक फॉरेस्ट में नए लोगों का एक बड़ा ग्रुप एंटर करता है, जहां फैन शियांग वैली के डिसाइपल्स फॉरेस्ट के बीच से आगे बढ़ रहे थे। और इस बार उनका सफर उम्मीद से काफी आसान था, क्योंकि रास्ते में कोई फेरोशियस बीस्ट अटैक नहीं करता। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जेंग सुसु आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता और ली सुन से कहता है कि सीनियर ब्रदर ली यहाँ कुछ गलत है, जो सुनकर ली सुन रुककर चारों तरफ देखता है और फिर अपने फैन शियांग वैली डिसाइपल्स को वहीं रेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो जेंग सुसु और लू सुइकी के पास आता है, लेकिन लू सुइकी उससे थोड़ा दूर हट जाती है, जो देखकर जेंग सुसु तुरंत बात संभालते हुए पूछता है कि सीनियर ब्रदर ली आपने भी नोटिस किया होगा। तो वही ली सुन सिर हिलाकर उनके पैरों के पास की जमीन दिखाता है, जहाँ कांटों के बीच कुछ जगहों पर टूटी हुई झाड़ियों और दबे हुए निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो देखकर वो सीरियस होकर कहता है कि हमसे पहले कोई यहाँ से गुजर चुका है, लेकिन उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो सुनकर जेंग सुसु पूछता है कि क्या ये आपके सेक्ट के लोग हो सकते हैं, जिस पर ली सुन तुरंत मना कर देता है और बताता है कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में फैन शियांग वैली की सिर्फ यही टीम आई है। जो सुनकर जेंग सुसु सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तो फिर ये ट्रैक्स किसके हैं, क्या किसी दूसरे सेक्ट को इस सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। जो सुनकर ली सुन सिर हिलाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता, ये बात अभी भी सीक्रेट है और सिर्फ हमारे दोनों सेक्ट को इसके बारे में पता है। अगर कोई बीस्ट गॉड को खत्म करने का फायदा उठाने के लिए पहले यहाँ पहुंच गया है तो किन यून हिल पर हमारी बैटल का मतलब ही क्या रह जाएगा। जो सुनकर जेंग सुसु उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ली, मैं भी यही सोच रहा था, ग्रेट माइंड्स सच में एक जैसा सोचते हैं। तो वही उनकी बात सुनकर लू सुइकी अचानक ताना मारती है कि कितना रिपल्सिव काउंटेनेंस है। जो सुनकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि जेंग सुसु समझ ही नहीं पाता कि वो उसे कह रही थी या ली सुन को या फिर दोनों को। लेकिन कुछ देर बाद वो बात इग्नोर करके फिर कहता है कि अगर फैन शियांग वैली के लोग यहाँ नहीं आए तो दूसरे गुड फैक्शन सेक्ट को इस सीक्रेट का पता नहीं था, तो ये ट्रैक्स बहुत सस्पिशियस हैं। लेकिन तभी लू सुइकी अचानक कोल्ड आवाज में कहती है कि बीस्ट गॉड। जो सुनकर जेंग सुसु और ली सुन दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तो वही कुछ देर सोचने के बाद जेंग सुसु मानता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ली सुन इस बात को लेकर अनसर्टेन रहता है और कहता है कि आगे बढ़कर ज्यादा सावधानी से देखना बेहतर होगा। इसके बाद ली सुन अपने डिसाइपल्स को देखने चला जाता है। तो वही उसके दूर जाते ही जेंग सुसु मुस्कुराकर लू सुइकी से पूछता है कि सीनियर सिस्टर लू, क्या तुमने मुझे ही रिपल्सिव कहा था। जो सुनकर लू सुइकी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ही जवाब दे देता है। इसके बाद जेंग सुसु सीरियस होकर उसके पास आता है और धीरे से पूछता है कि सीनियर सिस्टर लू, मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या हमारे सेक्ट की झूसियान एंशिएंट सोर्ड सच में डैमेज्ड है। लेकिन ये सुनते ही लू सुइकी का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखों में अचानक शार्प लाइट चमक उठती है। उसका त्यान या सेलेस्टियल सोर्ड भी हल्की ब्लू ग्लो के साथ वाइब्रेट करने लगता है, जो देखकर जेंग सुसु तुरंत एक कदम पीछे हट जाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर लू, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर लू सुइकी कोल्ड आवाज में पूछती है कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, जिस पर जेंग सुसु शांत होकर कहता है कि मैं भी किन यून सेक्ट का डिसाइपल हूँ, मैं ऐसी बात की चिंता क्यों नहीं करूंगा। और वेन मिन सीनियर सिस्टर का इतनी जल्दी वापस जाना भी शायद इसी खबर को वेरियस टीचर्स तक पहुंचाने के लिए था। जो सुनकर लू सुइकी कुछ नहीं कहती, जो देखकर जेंग सुसु समझाता है कि उसे कुछ दिनों से कुछ बातें सस्पिशियस लग रही हैं और इसी वजह से वो उससे बात करना चाहता था। जिसके बाद वो फिर से पूछता है कि तुम्हें फैन शियांग वैली के लीडर यून यिलान कैसे लगते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो सिंपल माइंडेड या बिना किसी चाल के काम करने वाले इंसान है। जो सुनकर लू सुइकी सिर्फ एक डिसडेनफुल एक्सप्रेशन देती है। तो वही जेंग सुसु फिर कहता है कि अगर हम जानते हैं कि यून मास्टर वैली सिंपल आदमी नहीं है, तो माउंटेन रिवर हॉल में उन्होंने अचानक जूसियान एंशिएंट सोर्ड के डैमेज्ड होने की बात क्यों पूछी। यही तो सबसे सस्पिशियस बात है। जो सुनकर लू
लुसुई की शांत आवाज में कहती है कि इसमें कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं है, जो सच है वो सच है। और किन यून हिल से अब तक वो कोई इतना अच्छा इंसान नहीं रहा है। जो सुनकर जेंग सुसु हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लुसुई की इतनी सीधी बात कह देगी। लेकिन फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यून मास्टर वैली को जू सियान एंशिएंट सोर्ड के डैमेज की खबर कैसे मिली, ये पहला सवाल है। और दूसरा, जब उन्हें पता था तो उन्होंने हमें बताया क्यों? उन्हें मालूम था कि हम ये खबर किन यून सेक्ट तक पहुंचाएंगे और इससे फैनशियांग वैली और किन यून सेक्ट के बीच रिलेशनशिप तुरंत बदल सकता है। जो सुनकर लू सुइकी की आंखों में भी समझ की चमक दिखाई देती है। तो वही जेंग सुसु कहता है, मेरे हिसाब से इसके सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं। पहला, किन यून सेक्ट में कोई स्पाई है जो यून यिलान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अगर यून यिलान ने हमें ये बात बताई तो उस स्पाई की आइडेंटिटी भी खतरे में आ सकती है। जो सुनकर लू सुइकी तुरंत दूसरा पॉइंट रखती है। और दूसरा, शायद उसका पर्पस हमें ये बताना था कि उसे हमारा सीक्रेट पता है, या फिर वो वेरियस टीचर्स को वार्निंग दे रहा था कि फैनशियांग वैली अब किन यून सेक्ट से डरता नहीं है। जो सुनकर जेंग सुसु सिर हिलाता है और कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैंने वेनमिन सीनियर सिस्टर को वापस किन यून भेजने की बात समझी थी। जो सुनकर लू सुइकी चुपचाप सिर हिला देती है। इसके बाद जेंग सुसु लंबी सांस लेकर कहता है कि इन सब बातों को सोचकर उसे सबसे ज्यादा दुख चुसियान एंशिएंट सोर्ड के लिए हो रहा है और पिछले कुछ दिनों से उसे भी यही कंक्लूजन सही लग रहा था, लेकिन उसका मन अब भी मानना नहीं चाहता था कि उनका सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर सच में डैमेज्ड हो चुका है। जो सुनकर लू सुइकी कोई जवाब नहीं देती और बस फॉरेस्ट की गहराई की तरफ देखने लगती है, जहां आगे का रास्ता अंधेरे में खोया हुआ था। तो वही जेंग सुसु भी कहता है कि अब सोचने से कोई फायदा नहीं और उन्हें आगे बढ़कर सिचुएशन को देखना होगा। इसके बाद वो उन फुटप्रिंट्स की तरफ देखकर कहता है कि वैसे तुम्हारा बीस्ट गॉड वाला गेस पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसके ट्रैक्स हैं। जो सुनकर लू सुइकी पूछती है कि तो फिर तुम्हारे हिसाब से कौन है, जिस पर जेंग सुसु कुछ पल सोचकर कहता है कि अगर ली सुन सच बोल रहा है और फैनशियांग वैली की कोई दूसरी टीम यहाँ नहीं आई है, तो मुझे लगता है ये इविल सेक्ट के बचे हुए लोगों के ट्रैक्स हो सकते हैं। जो सुनकर लू सुइकी अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, जिस पर जेंग सुसु फुटप्रिंट्स की तरफ इशारा करके कहता है कि क्योंकि ये निशान भले ही वेग हैं, लेकिन साफ है कि ये इंसानों के बनाए हुए हैं और दूसरे गुड फैक्शन सेक्ट के लिए यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन इविल सेक्ट अलग है। उस पुराने बैटल के बाद उन्हें गुड फैक्शन ने यहाँ से बाहर कर दिया था और ऐसे डेंजरस इलाकों में उनके पहले आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रैक्स उन्हीं के हो सकते हैं। इतना कहकर जेंग सुसु लू सुइकी की तरफ देखता है, लेकिन उसे देखकर अचानक चुप हो जाता है। तो वही लू सुइकी उन फुटप्रिंट्स को देखते हुए बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके गालों पर हल्की लालिमा भी थी और उसकी आंखें जैसे किसी पुराने मेमोरी में खो गई थी। और इस सुनसान कोल्ड फॉरेस्ट के बीच वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी अजीब ड्रीम में पहुंच गई हो, जहां उसके आसपास की कोई आवाज अब उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो वही किन यून हिल के टोंग तियान पीक पर मौजूद फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के आसपास सुबह का माहौल पहले जैसा ही शांत और खूबसूरत था और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हल्की मिस्ट धीरे धीरे जंगल से गुजर रही थी और दूर से बर्ड्स की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। और इसी शांत रास्ते पर तियान भुई अकेला फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे की सीरियसनेस देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ भारी चल रहा है। और रास्ते में एक हल्की बेल की आवाज गूंजती रहती है। जो सुनकर तियान भुई कुछ पल रुककर नीले आसमान को देखता है, जैसे हजारों साल पुरानी यादें उसके सामने लौट आई हों। और फिर वो बिना कुछ कहे दोबारा आगे बढ़ जाता है और हॉल की सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही उसे एक यंग मैन दिखाई देता है, जिसे देखकर तियान भुई रुक जाता है, क्योंकि वो लिन जिंग्यू होता है। और दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल चुप रहते हैं और आखिर लिन जिंग्यू धीरे से पूछता है कि टीचर अंकल तियान, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हैं? जो सुनकर तियान भुई हॉल की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं किसी से मिलने आया हूँ, लेकिन तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों खड़े हो? जो सुनकर लिन जिंग्यू फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जो देखकर तियान भुई पूछता है कि क्या अंदर सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर हैं? जिस पर लिन जिंग्यू सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, सेक्ट लीडर टीचर अंकल मेन हॉल में है और उन्होंने मुझे बाहर वेट करने को कहा है और उनके बुलाए बिना टोंग तियान पीक का कोई डिसाइपल अंदर नहीं जा सकता। जो सुनकर तियान भुई कहता है कि तुम तो अभी लॉन्ग शाओ वैली ब्रांच के डिसाइपल हो, तो फिर यहाँ आकर डाउ सुआन सीनियर ब्रदर के लिए काम क्यों कर रहे हो? जो सुनकर लिन जिंग्यू का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ जाता है और वो सिर झुका लेता है, लेकिन तियान भुई उसकी परवाह किए बिना सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जो देखकर लिन जिंग्यू तुरंत कहता है कि टीचर अंकल तियान, आप क्या कर रहे हैं? जिस पर तियान भुई बिना रुके कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो अंदर ही जाऊंगा, मुझे सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर से कुछ जरूरी बातें करनी है। जो सुनकर लिन जिंग्यू उसे रोकते हुए कहता है कि लेकिन सेक्ट लीडर टीचर अंकल ने कहा है कि वे किसी से नहीं मिलना चाहते और उनकी परमिशन के बिना टोंग तियान पीक का कोई। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले तियान भुई कहता है कि मैं टोंग तियान पीक का डिसाइपल नहीं हूँ। जो सुनकर लिन जिंग्यू चुप हो जाता है, तो वही तियान भुई आगे बढ़कर हॉल के अंदर चला जाता है, जबकि लिन जिंग्यू वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। और हॉल के अंदर सैंडलवुड की हल्की खुशबू फैली हुई थी और चारों तरफ पुरानी लाल पिलर्स और पीले कर्टन्स अंधेरे में खामोश खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। तो वही तियान भुई धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उस जगह पहुंचता है जहाँ 3 रोज में प्रेइंग मैट्स रखी होती है और पहली
पहली रो के बीच वाले मैट पर डाओ स्वान बिल्कुल शांत बैठा होता है और सामने ऑल्टर पर फ्रूट्स रखे होते हैं और इंसेंस बर्नर में सिर्फ 3 जॉस स्टिक्स जल रही होती हैं। तो वही तियान भुई ऑल्टर के पास जाता है और 3 इंसेंस स्टिक्स जलाकर किन युन सेक्ट के एंसेस्टर्स को 3 बार प्रणाम करता है। लेकिन उसी समय डाओ स्वान की आंखों में अचानक 2 चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं और जैसे ही उसकी नजर तियान भुई पर पड़ती है तो पूरे हॉल का माहौल अचानक बदल जाता है और बाकी सभी कैंडल्स की फ्लेम्स एक साथ तेज हो जाती हैं, जो देखकर तियान भुई के हाथ में पकड़ी इंसेंस स्टिक्स हवा में ही रुक जाती हैं और कुछ पल के लिए पूरा हॉल डेड साइलेंट हो जाता है। तो वही बाहर खड़ा लिन जिंग्यू भी अचानक इस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर को महसूस करके हॉल की तरफ देखने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद डाओ स्वान की आंखों की वो मिस्टीरियस लाइट गायब हो जाती है और हॉल फिर पहले जैसा शांत हो जाता है, जो देखकर तियान भुई की इंसेंस जलती रहती है और उसकी राख उसके हाथ पर गिर जाती है, जो देखकर भी तियान भुई कोई रिएक्शन नहीं देता, बस राख झाड़कर इंसेंस बर्नर में तीनों स्टिक्स रख देता है। इसके बाद वो एंसेस्टर्स को प्रणाम करता है और फिर डाओ स्वान की तरफ मुड़कर धीरे से कहता है कि डाओ स्वान सीनियर ब्रदर, हम फिर मिल रहे हैं। लेकिन डाओ स्वान कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर तियान भुई कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर पास रखे मैट पर बैठ जाता है और हॉल में फिर वही गहरा सन्नाटा छा जाता है। तो दूसरी तरफ सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में सियाओ फैन और जिन पिंगर आखिरकार उस ब्लैक बर्न्ट माउंटेन समिट तक पहुंच जाते हैं और रास्ते भर उन्हें लगातार सिनिस्टर गोस्टली वेल्स और ऐसी यीन विंड का सामना करना पड़ता है जो स्किन को नाइफ की तरह काटती हुई महसूस होती है। लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से वो आगे बढ़ते रहते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि सबड्यू डेविल एंशिएंट केव के पास पहुंचने के बावजूद उन्हें कोई भी डीमन बीस्ट या पॉइजनस सेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि पूरा एरिया किसी गोस्ट टाउन की तरह बिल्कुल साइलेंट होता है, जो देखकर दोनों को राहत मिलने के बजाय और ज्यादा चिंता होने लगती है। और दूर से उन्हें केव का एंट्रेंस और उसके सामने खड़ी एक पुरानी स्टोन स्टैचू दिखाई देती है, जिसे देखकर जिन पिंगेर उस तरफ इशारा करके कहती है कि वही सबड्यू डेविल एंशिएंट केव है और जब मैं उस ब्लैक कपड़े वाले पर्सन का पीछा करते हुए यहाँ आई थी तब मैंने अपनी आंखों से इसी केव में बीस्ट गॉड को रेजरेक्ट होते देखा था। जो सुनकर सियाओ फैन केव को ध्यान से देखने लगता है और चारों तरफ सिर्फ क्लिफ्स और स्ट्रेंज रॉक्स होते हैं और केव के ऊपर एक ब्लैक क्लाउड जमा होता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसमें डेडली पॉइजन भरा हुआ है। जो देखकर सियाओ फैन कुछ देर सोचता है और फिर पूछता है कि अंदर चले। जो सुनकर जिन पिंगेर थोड़ी देर हेजिटेट करती है, लेकिन फिर सिर हिलाकर कहती है कि इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे कैसे हट सकते हैं, तो चलो। तो वही सियाओ फैन उसकी तरफ देखता है और महसूस करता है कि जिन पिंगेर का चेहरा थोड़ा पेल है, तो वही लिटिल मंकी भी उसके शोल्डर पर अनयूजुअली क्वाइट बैठा होता है। जो देखकर जिन पिंगेर हल्की स्माइल के साथ कहती है कि मैं ठीक हूँ, चलो। इसके बाद दोनों सबड्यू डेविल एंशिएंट केव की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे वे करीब पहुंचते हैं तो यीन विंड और ज्यादा कोल्ड होती जाती है और ऊपर मौजूद ब्लैक क्लाउड की वजह से आसपास की लाइट भी धीरे धीरे गायब होने लगती है और आखिरकार उनके सामने वो एंशिएंट स्टोन स्टैचू साफ दिखाई देती है और हजारों सालों की विंड और टाइम ने उसकी कभी खूबसूरत रही सरफेस को रफ बना दिया था। तो वही सियाओ फैन उस स्टैचू को देखते ही अचानक रुक जाता है और कुछ पल के लिए उसकी नजर उस फीमेल स्टैचू पर जम जाती है और ऐसा लगता है जैसे उस स्टोन स्टैचू में छिपी कोई मिस्टीरियस पावर उसके माइंड को खींच रही हो। जैसे समय, मेमोरीज और उस स्टैचू से जुड़ी पुरानी कहानी उसके मन में जैसे एक साथ जाग उठती है। लेकिन तभी लिटिल मंकी उसके शोल्डर पर हाथ रखकर झी झी की आवाज करता है, जो सुनकर सियाओ फैन अचानक होश में आता है और एक कदम पीछे हट जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अनजाने में उस स्टैचू की पावर के प्रभाव में आ गया था। जो देखकर सियाओ फैन जिन पिंगेर की तरफ देखता है, लेकिन उसे देखकर और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन पिंगेर उसके पास खड़ी जरूर होती है, लेकिन उसने स्टैचू की तरफ पीट कर रखी होती है और उसका चेहरा बिल्कुल दूसरी तरफ होता है। जो देखकर सियाओ फैन पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर जिन पिंगेर मुस्कुराकर कहती है कि ये स्टोन स्टैचू बहुत पावरफुल है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। लेकिन तभी लिटिल मंकी अचानक सियाओ फैन के शोल्डर से कूदकर स्टोन स्टैचू पर चढ़ जाता है और उसके सिर पर जाकर बैठ जाता है। जो देखकर सियाओ फैन तुरंत सख्त आवाज में कहता है कि लिटिल मंकी वापस आओ। जो सुनकर लिटिल मंकी सियाओ फैन की तरफ देखता है और जी जी करता है और वापस उसके शोल्डर पर आ जाता है। जो देखकर जिन पिंगेर हंसते हुए कहती है कि बेचारे मंकी को क्यों डरा रहे हो, वो तो बस खेल रहा था। लेकिन तभी वो देखती है कि सियाओ फैन अचानक स्टैचू की तरफ मुड़ता है और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। जो देखकर जिन पिंगेर हैरान होकर पूछती है कि अब ये क्या कर रहे हो, जिस पर सियाओ फैन कुछ नहीं कहता, बस कुछ पल स्टैचू को देखता है और फिर शांत आवाज में कहता है कि उस प्रीडिसेसर की असली पहचान और उसकी पुरानी स्ट्रेंथ भले ही अब खत्म हो चुकी हो, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उसके सम्मान के लायक बहुत कुछ है। जो सुनकर जिन पिंगेर उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन सियाओ फैन पहले ही केव की तरफ बढ़ चुका होता है और वो जल्दी से उसके पीछे जाती है और पूछती है कि हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? और पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब यहाँ एक फेरोशियस स्पिरिट था, इसलिए हो सकता है बीस्ट गॉड ने उसे खत्म कर दिया हो, लेकिन केव के एंट्रेंस पे शायद। लेकिन तभी अचानक उसकी बात बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि सियाओ फैन भी उसी समय रुक जाता है और दोनों केव से कुछ दूरी पर खड़े होकर उस अंधेरे एंट्रेंस को देखते हैं। लेकिन तभी केव के अंदर से व्हाइट कोल्ड मिस्ट धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और यीन विंड के तेज झोंकों के बावजूद वो मिस्ट गायब नहीं होती, बल्कि लगातार फैलती जाती है। जो देखकर दोनों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं और कुछ ही पल में वो व्हाइट मिस्ट एक विशाल फिगर
का आकार लेने लगती है और फिर उस फिगर से एक भयानक रोर निकलता है जो यीन विंड की आवाज के साथ मिलकर पूरे एरिया में गूंज उठता है, जो देखकर जिन पिंगेर हल्की सांस छोड़ती है और कहती है कि अब तो तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है। यहाँ सच में एक बहुत पावरफुल और बैड टेम्पर्ड फेरोशियस स्पिरिट मौजूद है, लेकिन यीन विंड और तेज होती जाती है, जिसकी वजह से सियाओ फैन और जिन पिंगेर के कपड़े जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं और दोनों केव के एंट्रेंस पर खड़े उस विशाल स्पिरिट को देखते हैं जिसकी बॉडी व्हाइट मिस्ट के बीच धीरे धीरे आकार ले रही होती है। लेकिन तभी उसकी बेल जितनी बड़ी आंखें अचानक खुलती हैं और उनमें हल्की ब्लड रेड ग्लो दिखाई देता है और उसकी विशाल बॉडी दोनों मॉर्टल्स के ऊपर छा जाती है और वो भारी आवाज में पूछता है कि कौन है, किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की। और उसकी आवाज से आसपास की माउंटेन वॉल्स तक कांप उठती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जिन पिंगेर पर पड़ती है और वो चौंक कर कहता है कि तुम फिर आ गई। जो सुनकर जिन पिंगेर मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ मैं ही हूँ और लगता है हमारी फिर मुलाकात हो गई। जो सुनकर स्पिरिट गुस्से में दहाड़ता है और कहता है कि तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो, और पिछली बार तुमने गॉडेस को परेशान किया था, क्या वो काफी नहीं था। जो सुनकर जिन पिंगेर मन ही मन सोचती रहती है कि इस गार्डियन स्पिरिट से कैसे डील किया जाए, क्योंकि पिछली बार ही उसे समझ आ गया था कि ये आसान ओपोनेंट नहीं है। लेकिन तभी सियाओ फैन अचानक पूछता है कि क्या तुम ब्लैक टाइगर हो और सदर्न बॉर्डर के उन 7 हीरोज में से एक जो लिंग लॉन्ग शमन लेडी के साथ 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में आए थे। जो सुनकर जिन पिंगेर हैरान होकर सियाओ फैन की तरफ देखती है, जबकि स्पिरिट भी उसी पल जैसे किसी भारी अटैक से हिल जाता है, क्योंकि ब्लैक टाइगर नाम उसके अंदर दबी हजारों साल पुरानी मेमोरीज को जगा देता है और वो भारी आवाज में पूछता है कि तुम कौन हो। जो देखकर सियाओ फैन सीरियस होकर कहता है कि लिंग लॉन्ग शमन लेडी के साथ आए 7 हीरोज में से 5 वापस लौटे और उन्होंने आज के सदर्न बॉर्डर के 5 ट्राइब्स की नींव रखी थी, लेकिन 2 सगे भाई वापस नहीं आए, ब्लैक टाइगर और ब्लैकवुड। और एंशिएंट शमन ट्राइब की लेजेंड्स में कहा गया है कि बड़ा भाई ब्लैक टाइगर लॉयल और ब्रेव था, जबकि छोटा भाई ब्लैकवुड स्टेडफास्ट और डेडिकेटेड था। और तुम इस स्टैचू को जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, हजारों सालों तक इसी जगह खड़े रहे और फेरोशियस स्पिरिट बनने के बाद भी अपने काम से पीछे नहीं हटे, इसलिए मैंने गेस किया था कि तुम ब्लैक टाइगर हो। जो सुनकर ब्लैक टाइगर काफी देर तक सियाओ फैन को घूरता रहता है और उसके आसपास की व्हाइट मिस्ट और तेजी से उठने लगती है और उसकी आंखों की रेड ग्लो गहरी हो जाती है और उसके आसपास की हवा भी पहले से ज्यादा कोल्ड हो जाती है। जो देखकर सियाओ फैन के शोल्डर पर बैठा लिटिल मंकी बेचैन होकर धीमी आवाज निकालता है और आखिर ब्लैक टाइगर पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जो शमन ट्राइब के इतने पुराने पास्ट के बारे में जानते हो। जिस पर सियाओ फैन शांत होकर कहता है कि दुनिया शायद हजारों साल पुरानी बातें भूल जाए, लेकिन लेजेंड्स हमेशा किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती रहती हैं और आज के सदर्न बॉर्डर में शमन ट्राइब के डिसेंडेंट्स के बीच अब भी कुछ लोग तुम्हें याद करते हैं। जो सुनकर ब्लैक टाइगर की आंखें बंद हो जाती हैं और वो काफी देर तक कुछ नहीं बोलता। तो वही जिन पिंगेर पीछे खड़ी पूरी बात देखती रहती है और उसे इन एंशिएंट लेजेंड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ब्लैक टाइगर की रिएक्शन देखकर उसे समझ आ गया था कि सियाओ फैन की बातें सच हैं। और इसी तरह जिन पिंगेर को सियाओ फैन के सीक्रेट्स का एहसास होता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ईवल सेक्ट में 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के रहस्यों को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन काफी देर बाद ब्लैक टाइगर अचानक सिर उठाकर आसमान की तरफ दहाड़ता है और उसकी आवाज में हजारों सालों का दर्द और लोनलीनेस जैसे एक साथ बाहर निकल आता है। और जब उसकी दहाड़ दूर माउंटेन्स में गूंजती रहती है तो वो सियाओ फैन की तरफ देखकर कहता है कि थैंक यू। जो सुनकर सियाओ फैन कुछ नहीं कहता, बस आधा कदम पीछे हटकर आंखें बंद करता है और हल्का सा सिर झुका देता है। जो देखकर ब्लैक टाइगर शांत होकर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में आज भी कोई हमारी गॉडेस और हमें याद करता है। जब हम शमन लेडी के साथ इस 10,000 ग्रेट माउंटेन में आए थे, तब हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा नाम हिस्ट्री में बचा रहेगा। ये कहते हुए उसकी नजर लिंग लॉन्ग शमन गॉडेस की स्टैचू पर जाती है और उसकी आवाज में सॉफ्टनेस आ जाती है और फिर वो पूछता है, लेकिन तुम लोग यहाँ सिर्फ मुझे ये बातें बताने तो नहीं आए हो। जो सुनकर सियाओ फैन कहता है कि नहीं, आने से पहले मैंने लिंग लॉन्ग शमन लेडी और उन 7 हीरोज के बारे में सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होगे और मैं तो यहाँ बीस्ट गॉड की वजह से आया हूँ। लेकिन ये सुनते ही ब्लैक टाइगर की विशाल बॉडी हल्की सी कांपती है और फिर वो पूछता है, तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर सियाओ फैन बिना हेजिटेशन के कहता है कि हम उसे ढूंढकर जान से मारना चाहते हैं। जो सुनकर ब्लैक टाइगर उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि सिर्फ तुम दोनों। जिस पर सियाओ फैन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ। जो सुनकर ब्लैक टाइगर की व्हाइट मिस्ट तेजी से घूमने लगती है और कुछ देर बाद उसकी आवाज आती है कि बीस्ट गॉड वास्तव में इसी सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में है। जो सुनकर जिन पिंगेर के चेहरे पर खुशी की हल्की चमक आती है, लेकिन सियाओ फैन शांत रहता है। तो वही ब्लैक टाइगर उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम सदर्न बॉर्डर से नहीं हो, तो क्या तुम सेंट्रल प्लेन से आए हो। जिस पर सियाओ फैन कहता है कि हाँ। जो सुनकर ब्लैक टाइगर पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं इस केव के एंट्रेंस पे क्यों गार्ड करता हूँ। जो सुनकर सियाओ फैन कहता है कि नहीं,
जो सुनकर ब्लैक टाइगर समझाता है, मैं गॉडेस की स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन मेरा दूसरा पर्पस भी है। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी पावर उस इविल डूअर को दोबारा रेजरेक्ट करे, और न ही चाहता हूँ कि कोई अनजान पर्सन केव में घुसकर अपनी जान गंवा दे। जो सुनकर सिया फैन सिर हिलाता है, जो देखकर ब्लैक टाइगर कड़वी आवाज में कहता है कि लेकिन मैं गॉडेस के भरोसे के लायक नहीं रहा। उस बास्टर्ड ने मुझे ट्रिक किया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसी वजह से इविल डूअर रेजरेक्ट हुआ था और दुनिया के लिविंग बीइंग्स को भारी सफरिंग झेलनी पड़ी थी। जिसके बाद वो खुद को संभाल कर कहता है कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मुझे लगा था कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ समय पहले वो हेविली इंजर्ड होकर वापस आया था और इससे मुझे पता चला था कि सेंट्रल प्लेन्स में अब भी ऐसा मास्टर मौजूद है जो उसे इंजर कर सकता है। जो सुनकर सियाओ फैन हल्का सा स्नीर करता है और कहता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बीस्ट गॉड डिफीट हुआ था, लेकिन जिसने उसे डिफीट किया था शायद उसकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वही ब्लैक टाइगर उसकी बात का मतलब नहीं समझता, लेकिन वो आगे कहता है, अगर तुम लोग उस इविल डूअर को एलिमिनेट कर सकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हजारों सालों से मेरी यही इच्छा है और शायद तुम सेंट्रल प्लेन्स के लोग ये कर सको अगर तुम सच में सफल हुए। इतना कहते ही उसकी आंखों में तेज चमक आती है और वो जोर से कहता है कि तो मैं गॉडेस की तरफ से तुम दोनों को धन्यवाद दूंगा। इसके बाद ब्लैक टाइगर अपनी बॉडी एक तरफ करता है और केव का रास्ता खोल देता है और उसके पीछे एक गहरी और अंधेरी केव दिखाई देती है, जो देखकर सियाओ फैन अंदर देखता है और फिर ब्लैक टाइगर की तरफ गहरी नजर डालकर सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। और जब वो पास से गुजरता है तो लिटिल मंकी भी क्यूरियोसिटी से ब्लैक टाइगर की तरफ देखता है, लेकिन तभी ब्लैक टाइगर पीछे से आवाज लगाता है कि एक बात और, बहुत सावधान रहना। बीस्ट गॉड अकेला वापस नहीं आया, उसके साथ विशेष ताउटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक और लेडी भी है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उसे हल्के में मत लेना। जो सुनकर सियाओ फैन रुकता है और कहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार उसके 13 डीमन बीस्ट्स तो सभी अनाइलेट हो चुके हैं। जिस पर ब्लैक टाइगर सिर हिलाकर कहता है कि मैं 13 डीमन बीस्ट्स की बात नहीं कर रहा और मैंने उस लेडी को पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए सावधान रहना। जो सुनकर सियाओ फैन सिर हिलाता है और केव की गहराई में उतर जाता है। तो वही जिन पिंगेर भी उसके पीछे चल पड़ती है और धीरे धीरे सियाओ फैन, जिन पिंगेर और लिटिल मंकी डार्कनेस में गायब हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद ब्लैक टाइगर की बॉडी भी गोस्टली मिस्ट में बदलने लगती है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें केव की गहराई पर टिकी रहती हैं। और तभी वो अंधेरे की तरफ देखकर इतनी जोर से दहाड़ता है कि माउंटेन्स तक कांप उठते हैं और यीन विंड उल्टी दिशा में बहने लगती है और रॉक वॉल्स जोर जोर से गूंजने लगती हैं। और इसी दहाड़ के बीच ब्लैक टाइगर की बॉडी धीरे धीरे डार्कनेस में समा जाती है, लेकिन उसके गायब होते समय उसे पता नहीं चलता कि केव एंट्रेंस के बाहर लिंगलोंग शमन लेडी की स्टैचू के पीछे एक ब्लैक फिगर खड़ा था। और ये वही ब्लैकवुड होता है जिसने सदर्न बॉर्डर के 5 ट्राइब्स के बीच इंटरनल स्ट्राइफ भड़काया था, उनके सीक्रेट वेपन्स छीने थे और बीस्ट गॉड के रेजरेक्शन का रास्ता खोला था। और उसका ब्लैक रोब पूरे बॉडी को ढक रहा होता है और आसपास कोल्ड एयर फैली होती है और वो कुछ देर केव को देखता है और फिर लिंगलोंग शमन लेडी की स्टैचू की तरफ नजर करके धीमी आवाज में कहता है कि गॉडेस। तो दूसरी तरफ बर्न्ट ब्लैक माउंटेन से दूर ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर एक ग्रुप धीरे धीरे बाहर निकलता है और सबसे आगे फ्रॉस्ट जैसी व्हाइट ड्रेस पहने एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन चल रही होती है और उसके हाथ में ब्लू तियान या सेलेस्टियल सोर्ड होती है और उसके चेहरे पर कोल्डनेस के साथ गहरी परेशानी दिखाई देती है और वो चुपचाप ब्लैक बर्न्ट माउंटेन समिट की तरफ देखती रहती है। तो वहीं सेंट्रल प्लेन्स में हेयांग सिटी से करीब 30 माइल्स दूर मेन रोड पर हालात पहले से कुछ बेहतर हो चुके होते हैं और ज्यादातर रेफ्यूजीज अपने सदर्न होम टाउन्स की तरफ लौट चुके होते हैं, लेकिन रास्ते में अब भी कई गरीब और बदहाल कॉमनर्स नजर आ रहे थे और कुछ छोटे बिजनेस और हॉकर्स फिर से काम पर लौटने लगे होते हैं, जिससे कुछ महीने पहले हुई कैटास्ट्रोफी की तुलना में सिचुएशन काफी सुधर चुकी होती है। लेकिन तभी सड़क पर झाओ यिसियान की आवाज सुनाई देती है कि इमॉर्टल से अपना फ्यूचर जानिए, आओ अपनी आने वाली जिंदगी की फेट पढ़वाओ। और उसके पीछे वाइल्ड डॉग सारा लगेज उठाए चुपचाप चल रहा होता है। तो वहीं सियाव हुआन अपनी ब्लैक कवर बुक पढ़ते पढ़ते सिर उठाती है और पूछती है कि ग्रैंडपा, आपने अभी क्या कहा? आप कितने सिल्वर्स पर पर्सन? जो सुनकर झाओ यिसियान 5 उंगलियां दिखाते हुए कॉन्फिडेंस से कहता है कि 5 सिल्वर्स। जो सुनकर सियाव हुआन हैरान होकर कहती है कि लेकिन कल तो आप 3 सिल्वर्स ले रहे थे और पिछले कुछ दिनों से आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? 3 दिन पहले तक 5 कॉपर लेते थे और फिर 1 सिल्वर, अगले दिन 2 सिल्वर्स, कल 3 सिल्वर्स और आज सीधे 5 सिल्वर्स। ये कहते हुए सियाव हुआन उसके पास जाती है और ध्यान से देखने लगती है। तो वही झाओ यिसियान पीछे हटकर पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर सियाव हुआन उसका फोरहेड छूकर कहती है कि रजीब तो आप हो, मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं आपको फीवर तो नहीं है और आपका दिमाग फ्राइड तो नहीं हो गया। और फिर वो वाइल्ड डॉग की तरफ देखकर पूछती है कि प्रीस्ट, आपको भी लगता है ना कि मेरे ग्रैंडपा का दिमाग इन दिनों थोड़ा मडल हेडेड हो गया है? जो सुनकर वाइल्ड डॉग हंसता है और कहता है कि सीनियर की उम्र हो गई है ऐसा होना। लेकिन ये सुनकर झाओ यिसियान गुस्से से उछल पड़ता है और चिल्लाता है कि बुलशिट। जो देखकर सियाव हुआन आंखें घुमाकर कहती है कि ग्रैंडपा, इतना एजिटेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपके बिहेवियर को देखकर सच में लगता है कि आप थोड़े सिनाइल हो गए हैं। जो सुनकर झाओ यिसियान और भड़क जाता है और कहता है कि तुम दोनों क्या जानते हो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और दुनिया के तरीकों के बारे में कितना समझते हो? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन सियाव हुआन उसकी
बात काटकर पूछती है कि तो फिर बताइए आप प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रहे हैं। जो सुनकर झाओ येसियान आसपास के लोगों को देखते हुए कहता है कि इन लोगों को देखो, रास्ते में जितने लोग मिले क्या ये सब रेफ्यूजीज नहीं है। जो सुनकर सियाओ हुआन कहती है कि हाँ सभी रेफ्यूजीज हैं और हम भी। जो सुनकर झाओ येसियान एक पल चुप हो जाता है और सियाओ हुआन कहती है कि जब सब अपने होम टाउन से दूर हैं तो मुझे लगा कोई फॉर्चून पढ़वाना भी नहीं चाहेगा, इसलिए प्राइस कम करनी चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। जो सुनकर झाओ येसियान कहता है कि अब तुम मुझे गलत समझ रही हो, इन दिनों फॉर्चून पढ़वाने वालों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है। जो सुनकर सियाओ हुआन चौंक जाती है, लेकिन तभी वाइल्ड डॉग कहता है कि सच में लगता है कि लोगों की संख्या बढ़ गई है। जो सुनकर झाओ येसियान गर्व से कहता है कि तुम अभी यंग हो, इस कैटास्ट्रोफी में पूरी दुनिया सफरिंग में है और किसी को पता नहीं कि कल वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। और ऐसे समय में जब मैं एक इमॉर्टल बनकर उन्हें फ्यूचर का रास्ता दिखाता हूँ तो लोग खुद मेरे पास आते हैं। जो सुनकर सियाओ हुआन कुछ देर सोचती है और फिर साइज करती है, लेकिन वाइल्ड डॉग पूछता है कि फिर प्राइस बढ़ाने की क्या जरूरत है। जो सुनकर झाओ येसियान आंखें घुमाकर कहता है कि ऐसी प्रोफाउंड नॉलेज मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जो सुनकर सियाओ हुआन कहती है कि अब मैं समझ गई, आप सोचते हैं कि दुनिया पैनिक में है और लोगों को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए वे पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देंगे और जितना ज्यादा आप प्राइस बढ़ाएंगे उन्हें उतना लगेगा कि आपकी स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतने लोग इस ट्रिक पे भरोसा कैसे करते हैं। जो सुनकर झाओ येसियान सिर हिलाकर कहता है कि तुम गलत हो, लोग ये ट्रिक समझ नहीं पाते, ऐसा नहीं है। बस लाइफ और डेथ के क्रिटिकल मोमेंट में इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और वो दूसरों की बातों पर भरोसा करना पसंद करता है, भले ही वो सिर्फ कंफर्ट क्यों ना हो। और मैं उनके फ्यूचर के बारे में ऐसी बातें कहता हूँ कि उनका कल आज से बेहतर होगा, तो वे कुछ सिल्वर्स देते हैं और उनके दिल को थोड़ी शांति मिल जाती है। जो सुनकर सियाओ हुआन पूछती है कि ग्रैंडपा आप सच में फिजियोग्नोमी देखकर सब बता लेते हैं या बस वाइल्ड गेसेस करते हैं। जो सुनकर झाओ येसियान मुस्कुराता है और कहता है कि मैं वाइल्ड गेसेस करता हूँ। जो सुनकर सियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन तभी झाओ येसियान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी शायद दोबारा नहीं आएगी और अगर फिर आई तो हेवन भी इसे टॉलरेट नहीं करेगा। और फिर वो मुस्कुराकर कहता है कि इसका मतलब फ्यूचर के दिन आज की अनसर्टेनिटी से बेहतर होंगे, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा। रास्ते भर मैंने कितने ही डिस्प्लेस्ड सिटीजन्स को कंफर्ट दिया है, मेरी बातों से कितने लोगों ने दोबारा जीने की उम्मीद पाई है और ऐसा मेरिट उन मंक्स और टाओइस्ट प्रीस्ट से कहां मिलेगा जो दिन भर टेम्पल्स में स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहते हैं। ये कहते हुए झाओ येसियान सियाओ हुआन के सिर पर हाथ रखता है और खुद को ऐसे दिखाता है जैसे उसने दुनिया को बचाने का महान काम किया हो। और फिर वो आसमान की तरफ देखकर साई करता है और कहता है कि लाइफ सच में बहुत लोनली है। जो सुनकर कुछ पल के लिए तीनों चुप हो जाते हैं और फिर झाओ येसियान आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि सियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग उससे काफी आगे निकल चुके हैं। जो देखकर वो तुरंत आवाज लगाता है कि अरे तुम दोनों इतनी तेजी से कहां भाग रहे हो। लेकिन अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।